सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड अगेन। हम पिछले जो 5 साल की पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हमारा 5वां दिन है। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं थी मेरी, इस वजह से 2021 का वीडियो बनाना था, पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं पड़ पाया है। मैंने टारगेट किया था कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाए, पर कुछ परेशानियाँ आ गई। परेशानियाँ क्या, तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, इस चक्कर में हो नहीं पाया। पर मैं कोशिश करूँगा इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके कंप्लीट कर दूँ, आगे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं वीडियो बनाना चाहता था पर बना नहीं पाया। 22 अप्रैल की जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें कुछ आतंकवादियों ने निहत्थों पे उनका बेसिकली धर्म पूछ के, ना उनकी जात पूछी गई, ना बाकी कुछ भी पूछा गया, कहाँ के हैं, किसी स्टेट के हैं। अब जैसे पॉलिटिक्स देखो होती रहती है, हम स्टेट के हैं, या लैंग्वेज को लेके पॉलिटिक्स होती है, ये सब कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पूछा आपका धर्म क्या है, और केवल उनको मारा गया जो मेल थे, फीमेल को नहीं मारा उन्होंने, बच्चों को नहीं मारा। अब इस पे क्या हो रहा है, उनका एक टारगेट क्या था इसमें। आप देखो, जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में, तो उन्हें जब फाइनली ये समझ आया कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, बांटो और राज करो, जिसको आप कहते हैं डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पढ़ते हैं इंग्लिश वाले, हिंदी वाले कहते हैं बांटो और राज करो। अब इसमें क्या था ना, ये आतंकवादियों के पास इतना दिमाग नहीं होता, जो टेररिस्ट हैं उनके पास इतना माइंड नहीं होता। उनका सिंपल सा फंडा होता है कि जो आप सिखाओगे वही वो बोलेंगे। इसमें एसआई बाकी देखो, एक एक होता है कि आप सामने की न्यूज़ देखते हो। एक एप्पल कंपनी जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग को, सारी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में शिफ्ट करना चाहती है चाइना से, क्योंकि 245% उन पे टैरिफ लग गया चाइना वालों पे, और बाकी कंपनीज भी इंडिया में आना चाहती हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हट जाएगी, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। चाइना को पता है कि पाकिस्तान का इंडिया के लिए कोई मतलब नहीं है, मेन टारगेट हम हैं, चाइना है इंडिया के लिए। उनको पता है कि कल को जब भी इनकी इकॉनमी हमारी तरीके हो जाएगी, इनका इंफ्रा उतना अच्छा हो जाएगा, तो हमें टारगेट करेंगे। टारगेट इन द सेंस, इंडिया किसी पे एग्रेशन नहीं करता है। क्या है कि इंडिया पे अगर आप एग्रेशन करेंगे, चाइना सोच रहा है कि जो हम बुली करने वाला हमारा कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। तो उनका ये होता है कि उनके इन्फ्लुएंस से पाकिस्तान से सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने धर्म पूछा। अब धर्म के आधार पे उनका सिंपल सा तरीका क्या था कि धर्म के आधार पे हम देश को बांट देंगे। जैसे अब पता, सोचो आप कि आपने हिंदू पूछ लिया, अब इंडिया में क्या होगा, मुस्लिम 17 से 18% इंडिया में है, ठीक। टोटल पॉपुलेशन का शायद 17 से 18%, ठीक। अब उसमें क्या होगा, उनका सिंपल सा फंडा क्या है कि हम इनको बांट देंगे, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप गृह युद्ध कहते हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मुस्लिम भाई हिंदुओं के सपोर्ट में है पूरी तरीके से। जब यही है हमारे यहाँ, जब कोई ऐसा मुद्दा होता है जो इस्लाम के, जो यहाँ पे इंडिया में मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ हो, तो हिंदू लोग खड़े हो जाते हैं, हिंदू के खिलाफ हो तो मुस्लिम लोग खड़े हो जाते हैं। आप बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि बाकी जो भी कम्युनल आपके डिस्प्यूट्स हों, ठीक, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, जब नेशन की बात आए ना, इस टाइम पे मेरा मानना है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, इस टाइम पे आपके जो पीएम हैं या जो पार्टी रूल कर रही है, कोई पार्टी नहीं है, एक नेशन के तरीके वर्क कर रही है ना। जो फैसला वो लेगी वही आपके देश को आगे बढ़ाएगा। तो बाकी जब भी चुनाव चल रहा है वो सारी चीज़ मुद्दे अलग हैं, आप समझदार हो उतना समझ लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे सभी पार्टी को, सभी धर्म के लोगों को एक नेशन बन के आना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हो, आप इंडिया में हैं, आप मुस्लिम मानते हो, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो पाकिस्तान में रह नहीं पाओगे आप। हर कंट्री के जो सिटीजन होते हैं ना, वो उन्हीं के होते हैं। वो ये नहीं कहते कि देखो कनाडा और वो उसका देख लो, यूएस का इतना बढ़िया रिलेशन था। यूएस कहता हम कनाडा को भी मतलब अक्वायर कर लेंगे, उनसे फाइट करके, वॉर लड़के, और उनके उन्हीं को ले सपोज, मतलब मैक्सिको को वापस भेज रहा है, मैक्सिकन जो हैं अमेरिका में, या कैनेडियंस जो हैं उनको वापस भेज रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स हो। देखो इसके मैक्सिको के साथ तो उन्होंने वॉल क्रिएट कर दी, पूरी वॉल बना दी कि आ ना पाएँ। तो आप ये समझो कि आप पहले जिस कंट्री को के हो उसके हो। सबसे पहले आपका धर्म भारत है, फिर उसके बाद आपका कोई भी धर्म हो। तो मेरे सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि अगर उन्होंने हिंदू धर्म पूछ के मारा तो आप देश के अंदर या अपने
गांव में, आपने अपने कस्बे में, अपने ज़िले में हिंदू और मतलब मुस्लिम धर्म का एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कराएं। आप दोनों धर्म के लोग, बाकी जितने धर्म हैं, सर्वधर्म समभाव के तरीके से आप चलें, यही मेरा मानना है। ये गवर्नमेंट भी कह रही है और जितने यूट्यूबर्स आप देख रहे होंगे सबका यही मानना है। इससे क्या होता है ना कि जब एक देश, देखो क्या होता है, एक देश जब एकजुटता होती है, अब सपोज करो कि आप ऐसा कुछ फैलाओगे तो गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ जाएगी उससे, कि हमारे यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हम बताएं कि पूरी ताकत से बाहर वालों से लड़ें। और नंबर ऑफ नेशंस हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन्हें लगेगा आपकी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाएंगे। तो पाकिस्तान को आपको एक साइड करने के लिए, तटस्थ करने के लिए, किनारे करने के लिए बाकी कंट्रीज से आपको अपने को इकट्ठा करके रखना होगा। तो बस इतना ही मैसेज था। आगे आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे भी 2 दिन लेट हो गया है। अब पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस वीडियो का। 2021 का है अपना चल रहा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक। दूसरा कह रहा है सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक। कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। ठीक। और तीसरा क्या कह रहा है? द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। अब सोचो आप इसमें कौन सा सही हो सकता है। ठीक। अगर स्टेटमेंट आप देखना चाहते हो तो वो ऑप्शंस तो ये हैं ऑप्शंस। ठीक। अब देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई जो है अपनी सारी, आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक। तो अब ये तो बताने की कोई बात है नहीं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे, आरबीआई की नियुक्ति कौन करता है आरबीआई गवर्नर की? तो वो गवर्नमेंट ही करती है। 1934 में एक्ट आया था आरबीआई का, 1935 में लागू हुआ था। ठीक। अब सोच लो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे क्या ही चल रहा था। तो सारी पावर किसके? गवर्नर के हाथ में होती थी उस टाइम पे, जिसको वायसराय आप कहते हैं। ठीक। 1857 की वॉर के बाद वायसराय हो गए थे वो। ठीक। तो ये चीज़ें आती हैं। अब देखो, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको पहले बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई का मेंशन नहीं है, ये एक्ट के थ्रू है, स्टेचुरी बॉडी है। ठीक। तो दूसरा तो गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई पावर देता है नहीं। तीसरा कह रहा है गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, वो तो सिंपल सा मैंने सारा बता दिया आपको। दूसरा आपका गलत हो गया। ठीक। जब आपका दूसरा गलत हो रहा है तो सही कौन कौन सा बनेगा? 1 एंड 3 ऑप्शन आप देख लो क्या है। अब आरबीआई के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपके। देखो, 1934 में इसका एक्ट आया था। आपको लिखना है तो लिख लो, पढ़ना है तो पढ़ लो, जैसा भी आप चाहो। 1934 में एक्ट आया था, 1935 में ये बॉडी अपना मतलब स्टार्ट हो गई थी, काम करने लगी थी अपने हिसाब से। ठीक। अब इसमें क्या होता है, आज के टाइम पे जो आरबीआई है, अब ये नहीं बता रहा हूँ मैं कि मेंबर्स क्या होते हैं, क्या कैसे, इनके काम केवल बता रहा हूँ मैं आपको। तो आज के टाइम पे अब देखो, एक तो इनका काम होता है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे ना हो, सपोज करो जब फंडिंग करनी है, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इतना ना हो जितना वो एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं? या तो बाहर से लोन लेते हैं, बाहर से लोन नहीं मिला तो कहेंगे करेंसी अब छापो आप। क्योंकि आपने अगर वो पढ़ा हो, देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3 वीडियो मैंने जो इकॉनमी पे बनाए हो तीनों देख लो। WMA का कॉन्सेप्ट आया था कि बाद में आरबीआई आप गवर्नमेंट को एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसे दे सकती है। ठीक। नहीं तो फिर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लगती है और फिर जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो बढ़ता जाता है, हमारे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ते जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो क्या कहती फिर, या तो आप ये करेंसी छापो, और जब करेंसी छापते हो आप तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी पॉइंट होता है वो। ठीक। तो आरबीआई के 2-3 पॉइंट मैंने क्या क्या बताया। एक तो वो गवर्नमेंट को पैसे देती है जब उसको ज़रूरत हो, लेकिन हर टाइम नहीं। कब? जो WMA एक्ट आया था उसके बाद से हर टाइम नहीं दे सकती है। दूसरा, जब कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो करेंसी छापती है, और जो करेंसी होती है अगर वो आप छाप रहे हो तो आपकी कंट्री में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन आने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अब बैंकों के लिए आरबीआई क्या है? बैंकों को वो लोन देती है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है क्या होगा, और बैंक के लिए लास्ट रिजॉर्ट होती है वो। लास्ट में कौन बैंक को लोन देगा? तो वही देगी। अब देखो, कॉल मनी होती है, शॉर्ट टर्म मनी होती है, एक बैंक रेट होता है, रेपो पे देती है, रिवर्स रेपो पे वापस लेती है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें किसका काम होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बनाना क्या है? तो ठीक, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, हाँ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट
फैसिलिटी ऐसा कुछ होता है, ये बनाना आरबीआई का काम है, ठीक। तो ये आरबीआई के काम होते हैं, ठीक। अगर वो शायद संजय सिंह, कौन सी बुक है संजय सिंह नाम से, संजय सिंह ही तो है शायद, याद नहीं आ रही मुझे, जो इकॉनमी की बुक है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो उसको पढ़िए। अब तो टाइम है नहीं, अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, उसमें आरबीआई के बारे में सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। वैसे तो मैंने 4-5 बता दिए, इसको एक एक करके नोट डाउन करो, लिख तो मैं सकता नहीं क्योंकि लिखने में भी टाइम चला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कवरेज। सारे कैजुअल वर्कर्स को ईपीएफ मिलना चाहिए, ठीक, जो पीएफ फंड होता है वो मिलना चाहिए, सिक्योरिटीज बेसिकली। दूसरा कह रहा है ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट्स, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री सेल पे वेजेज ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। मतलब गवर्नमेंट कभी भी नोटिफाई कर सकती है इस्टेब्लिशमेंट्स को कि आप या तो कैश में, सॉरी, चेक में पैसे दो या तो ऑनलाइन पैसे दो, ठीक। दो ही तरीके हो सकते हैं आपके। अब आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? तो तीसरा कर सकती है कि नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट कैन, अब गवर्नमेंट के पास पावर है, कर सकती है। इससे क्या होता है, क्यों करेगी? इससे क्या होगा कि मिसयूज नहीं होगा पैसे का। किसी कंपनी, सपोज करो कि कहीं उसको ट्रांसफ़र करना है, बेसिकली इसमें तो वेजेस के बारे में बताया गया है कि आपको जो सैलरी देनी है वो उसी की बात कर रहा है, ठीक। तो आप वेजेस को अगर किसी के अकाउंट में डालोगे, आपने वो 2014 में जो स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री कौन सा अकाउंट वाला, बैंक अकाउंट वाला था, प्रधानमंत्री, सॉरी याद नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री जो जन धन योजना शायद ना, उसी के थ्रू ये बैंक अकाउंट खोले गए थे। तो क्यों खोलेगी बैंक? गवर्नमेंट चाह रही है क्योंकि जो वो डायरेक्ट बेनिफिट्स देना चाह रहे हैं उनके पास, बेनिफिशियरी के पास बैंक अकाउंट हो। तो इसका एक ये भी हो सकता है तरीका कि अगर वो नोटिफाई करेंगे तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो इसमें ओनली लिखा है, ठीक, तो ओनली हो सकता है ना, क्योंकि ब्लैक मनी को भी तो काउंटर करना होता है। इसमें बेजेस में तो कोई ब्लैक मनी नहीं आती, ठीक। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट इतना कर सकती है, इतनी पावर होती है गवर्नमेंट के पास। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल कैजुअल वर्कर्स और एंटाइटल्ड, किसी भी टाइप का वर्कर हो, अगर वो काम कर रहा है तो उसको पैसे तो मिलने चाहिए। ओवर टाइम कर रहा है तो उसको पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। मतलब आपको कुछ भी नॉलेज ना हो तो इसको करने के तरीका दूसरा तो आप 100% सही मार सकते हैं, ठीक, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा अगर आपका सही है तो आपके 3 ऑप्शन होते हैं, एक तो सी वाला गलत हो जाता है। पहला क्या कह रहा है, ऑल द कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कवरेज। अब आपको मुझे उस दिन ऐसे याद आया था, मैंने चेक तो किया नहीं, शायद 15,000 से ऊपर जिनकी सैलरी होती है उनको पीएफ वगैरह क्या कैसे कुछ मिलता है, ऑर्गेनाइज में वो आ जाते हैं ना। तो अब देखो इसका ये है, यूपीएससी इसको गलत मान रही है, ठीक। और सारे कैजुअल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड नहीं मिल सकता है। अब आप इसको कैसे करोगे? आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, कैजुअल और परमानेंट वर्कर्स कौन से होते हैं। तो पहले ये बता देता हूँ, फिर आगे की क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो कैजुअल वर्कर वो होता है, आपने देखा आपके यहाँ जो गाँव में या शहरों में कुछ लोग जाते हैं, 6 महीने उन्होंने जॉब की वहाँ पे शहरों में रह के, फिर वापस चले जाते हैं। परमानेंट जॉब हुई नहीं हुई ना, टेम्परेरी है। सीजनल वर्कर जो खेतों में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर जो, सॉरी कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी यार क्या, जो आपका ये बिल्डिंग वगैरह बनती है उसमें काम करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे गए हैं वो, तो हो सकता है 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। आप देखो, आप कोई फैक्ट्री बन रही है, ठीक, उसमें आप एज अ लेबर काम कर रहे हो, कहाँ रजिस्टर कौन करने जाता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ इतने लेबर ने काम किया, गवर्नमेंट को डेटा दो। लेकिन अगर उसी फैक्ट्री में आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री का तो पूरा डेटा बनता है ना। वो फैक्ट्री में जो ईंट लगाएगी उसका डेटा नहीं बनता है, लेकिन फैक्ट्री में जो काम चल रहा है उस पर जीएसटी बाकी टैक्स देने होंगे, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे तो आपको डेटा देना पड़ेगा। मतलब अगर वहाँ पे आप हैं तो आप परमानेंट इन द सेंस कि आपको 2-3 साल तो जॉब मिल ही रही ना, कॉन्ट्रैक्ट पे गए हैं, यहाँ पे आपका पीएफ बनता है। लेकिन आप सीजनल हैं, टेम्परेरी बेसिस में डेली वर्कर्स हैं, जैसे लेबर लोग जाते हैं या फिर सीजनल वर्कर्स जाते हैं, इनके लिए जिसका डेटा ही गवर्नमेंट के पास नहीं है उसको पीएफ कैसे मिलेगा बताओ? मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना। इसको कहते हैं कैजुअल वर्कर, ठीक।
और दूसरा होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब इसको गवर्नमेंट, प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब दूसरा ऑर्गेनाइज कौन होता है, अनऑर्गेनाइज कौन होता है। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, ठीक, लेबर कहीं पे काम करने गया, सीजनल वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनका कोई डेटा है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये नहीं है ना। और ऑर्गेनाइज कौन है, जो प्राइवेट कंपनी में काम करा रहा है, गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वही जो कैजुअल एज अ ऑर्गेनाइज वर्कर, सॉरी परमानेंट एज अ ऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं और कैजुअल एज अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, ठीक। दोनों को मैंने आपको बता दिया, बहुत मिनी डिफरेंस होता है दोनों में, थोड़ा सा अगर ब्रॉड करके आप समझेंगे तो, ठीक। अब आप सोच लो जिनका डेटा ही नहीं, अगर आपको कैजुअल वर्कर्स पता है तो आप आसान इजीली एलिमिनेट कर ले जाओगे इसको। आपको ये पता है कि इनका डेटा नहीं है तो कैसे इनको पीएफ मिलेगा। और वैसे भी पीएफ एक्ट 1952 के तहत क्या होता है, जो पीएफ एक्ट 1952 है ना, उसमें अलग अलग टाइप के जो ये होते हैं वर्कर्स होते हैं, उनको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक। तो इतना पता भी नहीं चलता है कि किसको देना है किसको नहीं देना, तो यूपीएससी को खुद उस टाइम पे नहीं मालूम था, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो बना देते जिसके बारे में गवर्नमेंट ने बहुत डेटा नहीं दिया है, तो आप कैसे कर सकते हो जिसके बारे में गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया कि ये वर्कर हैं, कि ये वर्कर्स हैं, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। जिसका डेटा गवर्नमेंट के पास होगा उसी को तो पीएफ मिल सकता है। तो पहला गलत हो गया। और दूसरा आप तो सिंपल सा है, अगर आप काम कर रहे हो तो पैसे तो आपको चाहिए चाहिए, और किसके थ्रू मिलता है ये देखो, मिनिमम वेजेस एक्ट 1950, मिनिमम वेजेस एक्ट 1950। अच्छा आप देखो डीपीएसपी में कहाँ पे आता है ये, डीपीएसपी में आपको वेजेस वाला कहाँ पे आता है, 39 का जो 4th नंबर आर्टिकल है, ठीक, उसमें आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इवन फॉर मेन एंड वुमेन, दोनों के लिए, ठीक। तो वेजेस वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी आता है। बाकी आपका आर्टिकल नंबर अगर इसमें देखा था फंडामेंटल राइट में, उसमें आता है कहीं पे, आप देखो कौन से में आता है, आर्टिकल 17 में तो अनटचेबिलिटी आती है, ठीक। तो आपका किस में आएगा ये आप देख के कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आता है तो, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। आता है एक आर्टिकल है, ठीक, उसमें मिनिमम वेजेस नहीं लिखा, लेकिन अगर आप काम करते हो किसी कहीं पे भी तो आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, इसके बारे में आपको पता ही चल गया होगा कौन सा सही कौन सा गलत। हाँ, इसका कौन सा 1/3। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जब कोविड आया था तो इकोनॉमिक रिसेशन पूरी दुनिया में चल रहा था, आपके पास पैसे थे, कुछ कमाई नहीं की, कहाँ से होगा। प्राइवेट कंपनीज के पास पैसे थे, कमाई नहीं हुई क्योंकि बैंक ने लोन, बैंक के पास देखो हमारे पास पैसे नहीं आए तो हमने बैंक में नहीं जमा किया, जब बैंक में नहीं जमा किया तो बैंक के पास पैसे नहीं आए, तो बैंक फिर लोन लोगों को कैसे देगा, तो प्राइवेट कंपनीज के पास पैसे भी नहीं, तो कैसे फिर कौन वो करेगा इन्वेस्टमेंट। अब बचा है पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक बार बूम करती है कि पैसे खूब सारा इन्वेस्ट करो, उससे क्या होगा कि एक बार के लिए इकॉनमी उठ जाएगी, सबको जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलेगी तो पैसा जमा करेंगे, साथ में आरबीआई थोड़ा बैंक रेट कम करेगी तो इनके पास बैंक्स के पास पैसे आएंगे आरबीआई से, और जब आरबीआई से बैंक के पास पैसे आ जाएंगे तो उसका अलग इम्पैक्ट आ जाएगा, सबके पास पैसे हो जाएंगे। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा कह रहा है, कट इन द टैक्स रेट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। आपको क्या करना है, टैक्स रेट लोगों के कम करना है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना है। तो भैया बैंक का जब इंटरेस्ट रेट तुम बढ़ाओगे, ठीक, अब लोन मुझे मिल नहीं रहा और मेरा तुमने टैक्स रेट कम कर दिया, तो हाँ मेरे पास पैसे हो गए हैं थोड़े बहुत, लेकिन दोनों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे हुए तो थोड़ा बहुत मैं खर्च कर सकता हूँ, कंपनी तो नहीं खड़ी कर सकता ना उसके बेसिस पे, जॉब तो क्रिएट नहीं होंगी उससे, उसके लिए तो एम्पल अमाउंट में हमें उसे लोन ही लेना पड़ेगा बैंक से, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट। अब आप देख लो सही है गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। वही पहले का उल्टा कर दिया, अब उल्टा भी करोगे तभी तो नहीं आएगा। टैक्स रेट तुमने बढ़ा दिया, हमसे पैसे ज़्यादा ले रहे हो, इंटरेस्ट रेट में तुमने रिडक्शन कर दिया, तो लोगों के पास भी तो पैसे होने चाहिए। अब एक साइड से तुम जॉब दे रहे हो, दूसरे साइड से सारा टैक्स में पैसे ले रहे हो, ऐसे होगा कहीं। आपको खुद का खर्च नहीं बढ़ाना है, आपको जॉब क्रिएट करनी। इकोनॉमिक रिसेशन से उबरने का सिंपल सा तरीका होता है कि नई नई फैक्ट्रियाँ लगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बने आपके यहाँ, तो उससे नई जॉब क्रिएट हो। तो वो कौन करता है, पब्लिक प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट करती है, ठीक। इसका बहुत सिंपल सा आंसर था, बिना मतलब का इतना डिस्कशन किया, कोई मतलब था नहीं। हाँ, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट, तो ये तो गलत हो गया ना। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर
गुड माइट इंक्रीज, बाकी चीज़ें अनचेंज हैं, ठीक, लेकिन मार्केट में गुड की डिमांड इंक्रीज होगी कब, ठीक, बाकी सब कुछ अनचेंज है, लेकिन मार्केट में डिमांड को इंक्रीज करना है किसी भी सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, एक बुक है, उसकी डिमांड कब इंक्रीज होगी, तो कह रहा है प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, मान लो ऑनलाइन पे आप पढ़ना चाह रहे हो इसको, उसकी प्राइस 200 हो गई है 150 में, तो इसकी डिमांड इंक्रीज करेगी ना। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, इसके जो कॉम्प्लीमेंट, सपोज करो कोई बुक आपने पढ़ा, उसके लिए कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री आप पढ़ना चाह रहे हो, तो कॉम्प्लीमेंट पहले आपको ये तो आना चाहिए, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री खरीदोगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री का तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं ना कि आपकी बुक के रेट बढ़ गए। तीसरा कह रहा है द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, आपका जब इनकम इंक्रीज करता है, ठीक, तो आप क्या करते हो। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, वो उन, आप कपिल शर्मा का शो देखे हो, देखो इसलिए मैं बताता हूँ लॉजिकल वाली चीज़ें आप आसानी से समझ सको। अलग अलग एक्टर आते हैं, वो कहते हैं 80,000 का जूता है सर आपका, वो कहते हैं आपके कपड़े तो 2 लाख के हैं, ये वहाँ पे बातें नहीं बताई जाती हैं, जस्ट काइंड ऑफ शो ऑफ है कि हाँ हम इतने अमीर हैं। तो जब आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, इनकम आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप इन्फीरियर गुड का मतलब ये होता है कि जो आपके लिए बहुत छोटी है, सपोज करो यही बुक, एक मिनट, जो 200 रुपये की बुक थी, ठीक, अब उस टाइम पे आप 5,000 कमाते थे, तो मतलब 200 रुपये की, और बुक का छोड़ो, आप अभी के टाइम में 50,000 कमा रहे हो, तो ट्रेन से आओगे, ठीक, और ट्रेन में हो सकता है 3rd AC कर लो, कभी कभी 2nd AC, आप कल को 1.5 लाख कमाने लगो, किससे आओगे, फ्लाइट से आओगे ना, बोलो, तो फ्लाइट से आओगे, इस अब ये आपके लिए क्या होगा, इन्फीरियर होगा, इससे नहीं आना चाहोगे आप। इन्फीरियर गुड वो होता है जब आपकी इनकम इंक्रीज कर जाए और जिस गुड को आप परचेज ना करना चाहें, उसको कहते हैं इन्फीरियर गुड। तो इन्फीरियर गुड का कोई मतलब आएगा इस पे नहीं आएगा, आपको जो खरीदना वो खरीदोगे ना। चौथा क्या कह रहा है, इट्स प्राइस फॉल्स, तो वही मैंने पहले ऑप्शन से दिखा दिया, अगर किसी चीज़ का रेट कम हो रहा है, तो मतलब इन्फीरियर गुड का ये मतलब नहीं कि रेट कम हो रहा, नहीं, आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है, गुड का रेट सेम है लेकिन इनकम लेवल आपका बढ़ गया, लेकिन आपकी प्राइस फॉल हो रही है, तो आप वैसे भी खरीद लेते हो। चलो अभी जो ये होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ मेरी मम्मी का क्या काम है, सिंपल सा आपको बताता हूँ मैं। जब स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं ना, अच्छा 10 रुपये का वो बोलते हैं ऐसे, 10 रुपये हर माल, 20 रुपये हर माल, तो जो मार्केट में वैसे सामान कुछ 50 का मिल रहा हो, बड़ी क्वालिटी ख़राब हो उसकी, 10 रुपये का तो बिना मतलब के 5-6 आइटम ले लेती हैं वो लोग, ठीक, तो इसको कहते हैं कि प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक। अब इसमें कौन सा सही हुआ, पहला और चौथा सही हुआ, इसलिए मैं आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता हूँ जिससे आपको ईजिली चीज़ें समझ आएँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पता नहीं पिछले किसी पेपर में मैंने पढ़ाया है, शायद आया ही नहीं था तो कहाँ से पढ़ाऊँगा, ठीक। तो हाँ, अब पहला कह रहा है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है तो लोकल बोर्ड, उन्हें जो लोकल बोर्ड सेटअप करती है स्टेट गवर्नमेंट वही उसको सुपरवाइज करते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक। और दूसरा कह रहा है दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा क्या है, दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू अमेंडमेंट इन 1966, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था 1966 में, उसके थ्रू ये आए थे, ठीक। अब अगर आपने पढ़ा है तो आप कर ले जाओगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें तुक्का लगने वाला है नहीं, ठीक। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा फिर। अब देखो, जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ना आपका, पहले बन के आए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो होता है ना आपका, जिसको स्टेट रजिस्ट्रार जो होता है उसके अंदर ये पावर होती है, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट, ठीक। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट आया था 1860 में समथिंग कुछ, ठीक। अब ये क्या हुआ, कोऑपरेटिव अलग अलग टाइप के बन गए। अब आपका 3 टाइप का कोऑपरेटिव होता है, एक होता है जो रूरल लेवल पे होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा मैं, एक मिनट, हाँ हाँ, देखो कोऑपरेटिव के बारे में आपको बताता हूँ। कोऑपरेटिव एक होता है PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक। फिर दूसरा होता है आपका, ये हो गया आपका रूरल लेवल पे। दूसरा आपका होता है एक
उस पे डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी। तीसरा होता है आपका स्टेट लेवल पे, ठीक। अब ये आपका रूरल में होगा, जब अर्बन में जाएगा तो यूसी भी कहते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक। और एक होता है मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मल्टी स्टेट का अलग एक्ट आया था, ठीक। मल्टी स्टेट के लिए एक अलग से एक्ट है, उसके थ्रू मल्टी स्टेट में वही कोऑपरेटिव बैंक ये सोसाइटी मल्टी स्टेट में वर्क करती है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे जाके, लक्ष्मीकांत में, वो नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि टाइम लग जाता है, ठीक। तो कोऑपरेटिव का एक मैंने ढांचा आपको बता दिया कैसे होता है। कोऑपरेटिव में पीएसीएस होता है, जो रूरल एरिया में क्या करता है, जो एग्रीकल्चर बाकी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर, बेसिकली प्राइमरीली एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक बनाए गए। अर्बन में सेम काम हो, अर्बन में अर्बन एरिया में जो छोटे छोटे काम होते हैं, लाइक आपने कोई एमएसएमई खोली उनको लोन देगा, स्मॉल कोई स्मॉल स्केल पे कोई भी आप बिजनेस, क्योंकि देखो शहरों में और कुछ तो होता नहीं, खेती बाड़ी तो होनी नहीं है, स्मॉल स्केल पे आप कोई बिजनेस करोगे उनको देना होता है क्या, लोन। अब आता है आपका डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा। स्टेट वाला पूरे स्टेट में रन करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाला एक डिस्ट्रिक्ट में रन करेगा, मल्टी स्टेट वाला मल्टी स्टेट में रन करेगा। ये सब क्या है, बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरीके से आते, ठीक। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी, उन्होंने एक एक बैंक बना दिया, ठीक। अब देखो, अब जो होता है आपका, जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनको कौन, आरबीआई, क्योंकि बैंक हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर आएंगे तो आरबीआई हैंडल करेगा। और क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एज हैं ये, तो इनको कौन करता है, आरसीएस, कुछ इनको क्या हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव, कुछ ऐसे करके स्टेट रजिस्ट्रार जो होता है ना, याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो हैंडल करता है, ठीक। कौन से एक्ट के अंदर बना था वो, 80-60 के अंदर बना था। अगर कहीं चूक हो रही हो तो बता देना यार, क्योंकि शायद ऐसे ही कुछ है, ठीक। ये एक्ट मतलब ईयर प्रॉपरली नहीं याद आ रहा मुझे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट तो 1860 में आया था, ठीक, जिसके अंदर सोसाइटीज़ आती हैं। अभी ये आरसीएस इसी के अंदर में बना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, अब याद आया, आरसीएस, सॉरी, आरसीएस का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक। अब देखो, ये कह रहा है कि कौन रेगुलेट करता है इनको, किसको, क्वेश्चन क्या था, इट वॉज टॉकिंग अबाउट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो आप किसी स्टेट में हो तो स्टेट के अंदर आएगा, ठीक। स्टेट जो बनाएगा उसी के अंदर में, लेकिन सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय, तो दोनों चीज़ें नहीं करेगा। आरबीआई कहाँ गया, बैंक है तो भैया आरबीआई करेगा ना ये चीज़ें। और दूसरा क्या कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, तो बैंक है तो सब कुछ करेंगे, ठीक। इसमें ज़्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन की तरफ, दे वर ब्रॉट अंडर परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट एक्ट 1966, ठीक। अब देखो ऑप्शन, देखो आप क्या कह रहा है। अब ऑप्शन में आपको देखना है, ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर कर सकता है, और ये मैंने आपको बता दिया। और तीसरा क्या है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में आता है। अगर आपको ये पता चल गया, इतना भी जानना जरूरी नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का लोकल बोर्ड छोड़ दो, लोकल बोर्ड हो सकता है बनाए, ठीक, ये स्टेट के अंदर में पावर अगर बनाती है तो, लेकिन आपको क्या पता है कि आरसीएस और आरबीआई हैंडल करते हैं, ठीक। और जो आपका पीएसीएस होता है उसको थोड़ा बहुत नाबार्ड भी करता है। पहले तो सब कुछ आरबीआई ने ट्रांसफर कर दिया था कि नाबार्ड ही हैंडल करेगा, लेकिन बाद में नाबार्ड से उन्होंने ले लिया कि नहीं बैंक है तो हम काम करेंगे उस पर कुछ बहुत थोड़ा बहुत, ठीक, 1-2 साल पहले। तो आपको पहला गलत हो गया, आप सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा ना, पहला हटाओ 2-3। अगर आपको तीसरा नहीं भी मालूम है फिर भी आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्पीड बढ़ा के। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, सबसे पहले बॉन्ड यील्ड समझ लो। फिर आपने 10 रुपये का आज एक बॉन्ड खरीदा, ठीक, 2 साल बाद आपने किसी तीसरे, अब इस पे क्या है, 100 रुपये का आपने बॉन्ड खरीदा, ठीक। अब आपको इस पे कितना परसेंट मिल रहा था, कुछ 8% मिल रहा था, नहीं तो छोड़ो 10% मिल रहा था इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट से तो मिलता है, मतलब हर साल आपको 10 रुपये मिल रहे थे। अब आपने क्या किया, मार्केट ढीली है तो आपने क्या किया, 8 रुपये में वही बॉन्ड दूसरे किसी को बेच दिया। अब उसको कितने का पड़ा, ये 8 रुपये का पड़ा, लेकिन अभी भी कितना परसेंट मिल रहा है उसको, 10% ही मिल रहा है। किस पे, 8 रुपये पे नहीं, 10 रुपये पे मिल रहा है। मतलब अभी उसको 80 रुपये में 10 रुपये मिल रहा है। 80 रुपये में अगर उसको 10 रुपये मिला तो कितने परसेंट हुआ, कुछ 12.5% बनेगा जाके ना, हाँ, कुछ 12.5%, आप देख लो 12.5% के आसपास बनेगा। 80 डिवाइडेड बाई 10
सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 आप हटा दो, हाँ 8 1 जा 1, 8 2 हाँ 125, 12.5%। अब आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उसका क्या हुआ, बढ़ गया ना, इसी को बॉन्ड यील्ड कहते हैं, ठीक, इसी को बॉन्ड यील्ड कहते हैं। मतलब आपका इंटरेस्ट रेट आपने जब उसको सेकेंडरी मार्केट में मतलब दूसरे किसी को बेचा अपने हाथ से दूसरे को, अगर उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ के मिल रहा है, जितने अमाउंट पे उसने खरीदा है उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ के मिल रहा है, मतलब यील्ड बढ़ रही। अब पहला क्या करा, एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, अगर यूनाइटेड स्टेट का फेडरल रिजर्व एक्शन लेता, पता नहीं छोड़ो, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर बैंक रेट अगर बढ़ा देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब लोन आसानी से नहीं मिलेगा, लोन कम मिलेगा, मतलब मार्केट में पैसे कम हैं, जब मार्केट में पैसे कम होंगे तो खरीदने वाले कम होंगे, मतलब बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, गिर जाएगी ना, अभी डिमांड कम है तो प्राइस गिरेगी, और जब प्राइस गिरेगी तो क्या होगा, बढ़ेगा। फिलहाल उसमें ये नहीं कह रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, कह रहा है बॉन्ड डील इन्फ्लुएंस होगी, तो हाँ इन्फ्लुएंस होगी, बेसिकली बॉन्ड डील बढ़ जाएगी क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाएगा, और अगर बैंक रेट वो कम कर देता तो डिमांड बढ़ जाती, बॉन्ड डील घट जाती। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को अगर चेंज होता तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट सपोज करो कम हो गई तो सडनली मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आपको बॉन्ड खरीदने के लिए मार्केट में अगर आप जाओगे तो डिमांड देखना पड़ेगा, अब 10 रुपये का बॉन्ड 12 रुपये का भी बिक सकता है, तो इससे बॉन्ड रेट तो कम हो जाएगी। और सपोज करो जो फेडरल एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व है, इसका बॉन्ड डील पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ सकता है इससे, सोच के बताओ। हाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारे बॉन्ड इंडिया के तो खरीदे हुए हैं नहीं, कुछ बॉन्ड जो अब होता है, या कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जैसे गवर्नमेंट खरीद रही है, तो कुछ बॉन्ड ऐसे नहीं होते हैं जो डॉलर में लिए जाते हैं, बॉन्ड बेसिकली बॉन्ड क्या बोल रहा हूँ मैं, जो डेट होती है बॉन्ड के थ्रू ही लिए जाते हैं, वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। उससे क्या होता है, आप अगर डॉलर में है और वहाँ की मार्केट में सपोज करो यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आपके यहाँ डॉलर कम आ रहा है, मतलब अभी बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्यों, अब आप सोच रहे हो उल्टा कैसे हो गया, डॉलर आपकी मार्केट में कम है, आपकी मार्केट में डॉलर कम है, आपके पास डॉलर कम है तो दूसरे से डॉलर लेने के लिए जिसको आप बॉन्ड बेचोगे वो आपको पैसे देगा ना, तो उसके लिए डॉलर तो बहुत ऐसा कुछ होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, तो अब आपको पैसे महंगे में देगा। अब ये कॉन्सेप्ट दूसरा है, पढ़ाऊँगा टाइम लग जाएगा, ठीक, बस आप इतना समझ लो कि उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे आपके मार्केट में मनी पैसे ज़्यादा आ गए तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाए, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक, लेकिन अगर आपकी मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ गए तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको चाहिए डॉलर, आपकी गवर्नमेंट डिमांड कर रही है डॉलर की, और मार्केट में बहुत सारा डॉलर भरा है, तो क्यों कहेगी कि हम इतने इंटरेस्ट रेट पे आपको देंगे, वो कहेगी इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, क्योंकि डॉलर तो बहुत सारा पड़ा है ना मार्केट में, ऐसा होता है, ठीक, तो आप इसको समझो, और इसमें आपको तीनों दिखेगा, 2 3 और पहला। अब इसमें 2 3 का ऑप्शन कहीं था नहीं, अगर आपका 2 3 आ जाता है तो पहला सोचने की ज़रूरत नहीं, आप आंसर मार दो सीधे सीधे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7 नंबर, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, ज़्यादा समझाने के चक्कर में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर किसी को समझाना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ बताना है, और फिर वीडियो बड़ा बन जाता है, फिर लोगों को सही लगता नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि कौन कौन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैं। एफडीआई का मतलब सिंपल सा समझ लो, जो वोलाटाइल ना हो, मतलब आए तो कुछ समय तक रुके। एफआईआई क्या होता है, अगर आज आप ले आए किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया आपने, तो आप कल को निकाल के भाग सकते हो उसमें से, लेकिन एफडीआई के लिए गवर्नमेंट लिमिट लगाती है कि आप जाओगे तो कुछ मिलियन डॉलर ले जा सकते हो, अगर आपने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया तो 10 मिलियन के आसपास सडनली आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि $1 बिलियन ले जाओगे, ठीक। अब एफडीआई में पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप उसके लिए तीनों वीडियो जाके देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी इकॉनमी के 70% क्वेश्चन उन्हीं 3 वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे, इतना डीप पढ़ाया मैंने इन तीनों वीडियो को, आप जाके वहाँ से देख लो। तो पहला कह रहा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। अब अगर आपने 2022 वाला पेपर देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब सिक्योरिटी वाला होता है, और एक बॉन्ड होता है जो शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, यही कह रहा है फॉरेन करेंसी का कन्वर्टिबल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट होगा, शेयर में ना, अगर शेयर में कन्वर्ट होगा वो,
मतलब इंटरेस्ट रेट उस पर कम होगी। एक फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, एक और याद करने का तरीका, उस पर इंटरेस्ट कम मिलेगा क्योंकि एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी आपको मिल रही है। और फॉरेन करेंसी का कन्वर्टिबल बॉन्ड अगर वो है, मतलब शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, और शेयर ही होता है आपका एफडीआई। जो फॉरेन कंपनी से किसी कंपनी में आपकी शेयर लिया जा, कुछ खरीदा जा कुछ परसेंट, तो उसको एफडीआई कहते हैं। ठीक, अगर अब उसका भी उसमें मैंने आपको बताया अप टू 10% और मोर देन 10%, तो क्या क्या होता वो आप उस वीडियो से जाके समझोगे। लेकिन बेसिकली क्या है, अगर आपका शेयर हो तो ईजिली आपसे आपकी कंपनी से बाहर जा नहीं सकता, आपकी कंट्री से। आप उसका कुछ टाइम लिमिट फिक्स करते हो, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। दूसरा कह रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया एफआईआई क्या होता है। एफआईआई आपका एफडीआई नहीं होता है, वो वापस जा सकता है, लेकिन इसने कुछ और लगा दिया विद सर्टेन कंडीशन। 2022 का अगर आपने पेपर देखा हो तो उसमें यूएन क्लॉज का एक आया था क्वेश्चन कि आपके जो जो आपका टेरिटोरियल सी होता है उसमें इनोसेंट पैसेज कर सकते हैं। जो वहाँ की किसी बाहर की कंट्री है वो इनोसेंटली वहाँ पे, मतलब इनोसेंट का मतलब होता है कुछ उनको ऐसा ले जाना है, उसमें हथियार वगैरह नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें गुड्स वगैरह हैं, उसको वहाँ से ले जा सकते हैं आराम से। ठीक, उसमें आप उन्हें नहीं रोकेंगे कि ये आपका टेरिटोरियल सी है। ठीक, तो इनोसेंट, तो ऐसे कुछ वर्ड जब यूज कर देते तो सही हो जाता है। ठीक, चौथा कह रहा है एनआरआई का एक्सटर्नल डिपॉजिट। अब एनआरआई ने एक्सटर्नल जो कुछ कमाया हो यहाँ पे डिपॉजिट किया, ठीक, वो कैसे हो सकता है। अब ये भी अगर आप उस वीडियो को जाके देख लो तो एनआरआई कितने टाइप के डिपॉजिट्स करते हैं वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एक छूट गया, जीडीआर। जीडीआर क्या होता है, ठीक, एक होता है जीडीआर, एक होता है एडीआर, एक होता है आपका आईडीआर। ठीक, जब भारत की कोई कंपनी बाहर जाके बॉन्ड निकालती है ना, तो क्या देगी, क्या देगी, सोच क्या बताओ आप। अगर भारत की कंपनी बाहर जा कर के सपोज करो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अपने बॉन्ड शेयर करती, तो कहती है उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। और अगर अमेरिका में जाके वही बॉन्ड को बेचती है, मतलब उन्हीं शेयर्स को या बॉन्ड्स को वहाँ पे जा कर के बेचती है और उनसे पैसे लेती है, तो जो बॉन्ड होते हैं उनका नाम होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक, अमेरिकन जो डिपॉजिट्स हैं उनको रिसीट ये मिली। ठीक, और अगर ऐसा हो जाए कि फॉरेन कंपनी में, एक मिनट, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो अगर ऐसा हो जाए कि अमेरिका की कंपनी या कोई फॉरेन कंट्री आकर के इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, शेयर अपने बॉन्ड को बेच रही है, जैसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग नहीं होती है, उसी टाइप का वो भारत से लोन ले रही है आकर के बॉन्ड बेच के अपने, तो इंडिया वालों को क्या देगी, एक तो रिसीट देगी। जो रिसीट देती है, जैसे आप बॉन्ड नहीं लेते, उसी बॉन्ड को आप समझ लो रिसीट एक टाइप का बोलते हैं उसको। उसको क्या देगी, उसको कहते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। इंडियंस ने जो डिपॉजिट किया उनको एक रिसीट मिली है। ठीक, उल्टा मत समझ लेना कि इंडिया की कंपनी जाएगी तो उनको आईडीआर देगी, नहीं, आईडीआर नहीं देगी। जब इंडिया की कंपनी बाहर जा करके अपने बॉन्ड को इशू करेगी ना, तो वो जिस कंट्री, या तो जीडीआर के नाम से देती है, या अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन में डॉलर में होता है ज़्यादातर। देखो एडीआर इसीलिए कॉन्सेप्ट में आता है, यूरो का कुछ करके क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि डॉलर भाई मोस्ट इन्फ्लुएंशियल करेंसी है, और ज़्यादातर लोग डॉलर में ही वो क्या कहते हैं, बोरो करना चाहते हैं। तो ये मतलब है। तो आपका जीडीआर, एडीआर और आईडीआर तीनों एफडीआई होते हैं। ठीक, ये समझ लो आप। और आपका बचा नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। चलो पढ़ा देता हूँ, वैसे मैंने वीडियो में बताया, लेकिन कोई मतलब इसका बनता नहीं है। देखिए एनआरआई आप बाहर कमाने गए, ठीक, सपोज करो आप बाहर कमाने गए। अब आप 3 प्रकार के अकाउंट बना सकते हो इंडिया में। कैसे, अगर आपने कुछ फॉरेन अर्निंग की, बाहर आप कंपनी अमेरिका में कमा रहे हो, कुछ अर्न किया, आप सोच रहे हो कि अपने देश में रख देता हूँ, तो उसे क्या होगा, आपने डॉलर में कमाया, इंडिया में एक अकाउंट खोला, उसको कहेंगे नॉन रेजिडेंस का एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक, अब इसमें क्या करते हो आप, डॉलर कहते हो गवर्नमेंट से आप धरो, आप मुझे करेंसी, इंडियन करेंसी में इसमें डाल दो। इससे क्या होगा, आपके माता पिता बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगी जब चाहे पैसा निकालने। अब क्योंकि आप डॉलर दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कहती है ना, इस पर जो इंटरेस्ट वगैरह आएगा वो टैक्स फ्री होगा आपका। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लगता है कि चलो हमारे लोग हैं बाहर जाके हमें डॉलर कमा के दे रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट करके नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, एनआरओ अकाउंट होता है, नॉन रेजिडेंस का एक नॉन रेजिडेंट, मतलब एनआरओ अकाउंट होता है नॉन रेजिडेंट का। एक मिनट, आवाज़ आ रही है। ठीक, तो ये एनआरओ अकाउंट जो होता है, इसमें क्या होता है, अगर कोई इंडियन इनकम फॉरेन रेजिडेंट क्या है ना, बाहर रह रहा है। ठीक, अब क्या होता है
कि आप बाहर रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो, जॉब करो, अब आपकी यहाँ पे कुछ असेट है, सपोज करो कोई आपका मकान है जिसको आपने रेंट पे दे रखा, तो ये अमाउंट जो आएगा आप चाहते हो कि वहाँ पे कहाँ यूज होगा, हमारे पास आ जाए। तो क्या होता है, फिर आप एक एनआरओ अकाउंट खोला ओपन करवाते हो, ठीक। उस एनआरओ अकाउंट में आपका ये पैसे जाते हैं, फिर वो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से आप उसको अपने साइड मतलब ये कर सकते हो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे मंगवा सकते हो, लेकिन वहाँ पे डॉलर चलता है, तो डॉलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, करेंसी तो कन्वर्ट हो जाती है डॉलर में ना। ह्यूज अमाउंट में ना हो, जैसे $1 बिलियन, 2 बिलियन डॉलर इतना ना हो। तो आपने भी सुना होगा कि जो करंट अकाउंट का होता है वो कन्वर्टिबल है, तो करंट अकाउंट में आपका ये है ना, तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। आप सपोज करो कि आपने 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, उसको अपने डॉलर में कन्वर्ट करा के अपने यहाँ मंगवा लिया, लेकिन यहाँ पे जो 1 लाख जमा है अभी ना, अभी तक आपने नहीं मंगाया, इस पे जो इंटरेस्ट वगैरह आएगा वो टैक्सेबल होगा। इसमें गवर्नमेंट के ऊपर आप उपकार नहीं कर रहे हो, यहाँ पे गवर्नमेंट से आप डॉलर ले रहे हो, तो टैक्सेबल होगा। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है फॉरेन करेंसी, सॉरी FCNR अकाउंट होता है, ठीक। फॉरेन करेंसी नॉन सॉरी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट का अकाउंट, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जैसे एनआरई में आपने देखा कि अमेरिका से कमा के इंडिया में उसने एक डिपॉजिट कर दिया एनआरई अकाउंट में, INR में, रूपी में, ठीक। इसमें कहता है कि नहीं, कल को हमें कहीं और जाना पड़ा और INR सपोज करो डॉलर के मुकाबले गिर गया, तो मुझे कम पैसे मिलेंगे ना। आपने $100 आज के हिसाब से अगर 85 रुपये के हिसाब से देखा जाए, तो $100 का आपको 8500 रुपये हो जाएगा, 8500, ठीक। कल को 90 के हिसाब से गिर जाता है, जब वापस चाहोगे आप वापस ले जाना चाहोगे, तो 90 के रेट में कम हो जाएगा ना। $100 तो मिला नहीं आपको, आप डिवाइड करके देख लो, कुछ 90-95 डॉलर के आसपास आएगा ये। तो इसलिए वो चाहता है कि फ्लक्चुएट ना हो मेरी करेंसी, सेम मतलब डॉलर में ही है तो मेरे अकाउंट में डॉलर में ही पड़ा रहे, भले इंडिया में है लेकिन डॉलर में ही पड़ा रहे। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक। फॉरेन करेंसी में उसका रहेगा। बाकी आपका नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट अदर अकाउंट्स, नॉन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो अब ये देखो अब इसमें देखो आप तीनों में आपने देखा कि जब चाहो आप ले सकते हो। ये कहीं से आपका लग रहा है कि FDI हुआ नहीं हुआ ना, तो बाकी आंसर आपका आ गया 1 2 3। स्पीड बढ़ाने आइए तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, अगर आप डिवैल्यू करते हैं अपनी करेंसी तो उससे क्या क्या होगा। तो पहला कह रहा है इंप्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट। अगर आप 2022 का पेपर देखें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप अपनी करेंसी को गिरा के एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो भैया एक तरफ तो आप बता रहे हो कि डिवैल्यू करा तो कहाँ से बढ़ेगा, फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में इंप्रूव करेगा ट्रेड बैलेंस। देखो एक्सपोर्ट आपका बढ़ता है लेकिन कम रुपए के हिसाब से बढ़ेगा ना, तो अगर आप खरीदोगे कोई सामान तो भी आपको उसी रेट पे खरीदना पड़ेगा, मतलब डॉलर के मुकाबले अगर आपने करेंसी को डिवैल्यू किया है तो लोगों के लिए तो सस्ता हो गया, लेकिन आपके लिए डॉलर तो महंगा हो गया ना अब। तो कहाँ से इंप्रूव करेगा ट्रेड बैलेंस को। आप देख लो आंसर क्या है इसका, ओनली 1 आंसर आएगा इसका, ठीक। कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कौन सा मेन कॉज है, सारे हो सकते हैं काइंड ऑफ कॉज। पहला कह रहा है ब्लैक मनी से क्या क्या होता है, तो पहला कह रहा है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। अगर आपके पास ये आता तो आप रियल एस्टेट लग्जरी हाउसिंग खरीदेंगे। दूसरा कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक ज्वेलरी स्टोन वगैरह। तीसरा कह रहा है लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। चौथा कह रहा है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। अब क्या है, मैं भी आपको शायद, हाँ छोड़ो जो बता रहा था वो उसके बाद छोड़ो। अब इससे क्या होगा, ब्लैक मनी कैसे बनेगी, जो गवर्नमेंट के नज़र में ना आए, जब गवर्नमेंट के नज़र में नहीं आएगी तो भैया टैक्स इवेजन होगा उससे। इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। अब इसको मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, जो पहला क्वेश्चन था RBI से रिलेटेड, तो इसमें सब कुछ है। रीपेमेंट करोगे अगर आप पब्लिक डेट का, तो भी इन्फ्लेशनरी मेजर्स होता। कैसे, आपने लोगों से पैसे लिए हैं, लोगों के पास पैसे आपने वापस दे दिए, अपना बॉन्ड खरीद लिया, वापस कर लिया, ठीक। जो बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की, जिससे वो बजट फंडिंग करती है, तो भैया लोगों के पास पैसे आएंगे, अब वो कुछ भी खरीदना चाहेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा क्या कह रहा है, अगर बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। अब लोगों से भी अगर आप पैसे ले रहे हो और बजट को फाइनेंस कर रहे हो, बजट डेफिसिट को, तभी आप लगा रहे हो मार्केट में। कुल मिला के मार्केट में करेंसी आ रही है, अगर मार्केट में करेंसी लिक्विडिटी है तो इन्फ्लेशन होगा। तीसरा कह रहा है बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, वो भी सेम बात है।
कहीं से मार्केट में सर्कुलेशन तो हो रही है करेंसी की। तीसरा क्या, चौथा क्या कर रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। अगर आप करेंसी को बनवा रहे हो आरबीआई से कह के, तो करेंसी जितना बनेगी उससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी ना, क्योंकि हो सकता है आप एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के थोड़े थ्रू डॉलर ले आते, उससे बजट फाइनेंसिंग करते, तो आपकी करेंसी तो नहीं बढ़ती ना मार्केट में इतना ज़्यादा। अब आपकी करेंसी तो देखो, ये सीधी सीधी बुक में लिखी हुई बात है कि सबसे ज़्यादा, और पीवाईक्यू का शायद कोई क्वेश्चन है, सीधा सीधा अगर आप, जब क्रिएशन ऑफ मनी होता तो सबसे मोस्ट इन्फ्लेशनरी मेजर्स यही होता गवर्नमेंट के लिए कि इन्फ्लेशन इसी से सबसे ज़्यादा होता। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस, सॉरी 11 नंबर, द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मनी मल्टीप्लायर सीरीज में आपको कुछ खास बताने वाला नहीं हूँ, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। इससे क्या होता है कि हैबिट आपकी इंक्रीज हो जाती है किसमें, बैंक में जाने की। अब क्या बताऊँ मैं, टाइम ले लेता है, फिर समझाने वाली बात आ जाती है। देखो मनी मल्टीप्लायर का क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर आप कैसे पता करते हो। ठीक, एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, 1 अपॉन RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो डिपॉजिट को ऊपर ले जाओ और रिजर्व कितना आपके पास है। तो ठीक, अब कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर, देखो मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो जो आपका मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आता है वो अपन रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होता है। मतलब आप इसको डिपॉजिट, हाँ, डिपॉजिट अपॉन रिजर्व कर सकते हैं। ठीक, तो एक बात बताओ आप, अगर डिपॉजिट बैंक में बढ़ेगा इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर। ठीक, अगर आप ऊपर वाला बढ़ाओगे, न्यूमरेटर बढ़ाओगे और डिनोमिनेटर कम होगा, ठीक, तभी तो, मान लो डिनोमिनेटर नहीं कम होता, ठीक, लेकिन न्यूमरेटर बढ़ेगा। न्यूमरेटर बढ़ने का ये मतलब है कि बैंक में डिपॉजिट बढ़े, डिपॉजिट करने का ये मतलब है कि हैबिट बढ़े लोगों की, तभी तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। मनी मल्टीप्लायर तो तभी हो पाएगा ना, मनी मल्टीप्लायर तभी तो बढ़ेगा जब न्यूमरेटर बढ़ेगा, तभी मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला वही है उसका। तो सिंपल सा इसका है, पीवाईक्यू है, इसमें ज़्यादा कुछ इधर उधर करना नहीं है हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज इंक्रीज बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से क्यों बढ़ता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जब आप मार्केट में, एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है, और सॉरी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है, सब मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा अब इसको। आप एक बार उसको जाके देख लो, 2-3 घंटे का वीडियो, सारा क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चे करती है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे आएंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ। दूसरा, फिजिकल स्टिमुलस का मतलब होता है मार्केट में पैसे गवर्नमेंट के द्वारा और ज़्यादा डालना। तीसरा कह रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस। इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस से क्या होता है कि आपका जो वेज होता है वो काइंड ऑफ रियल हो जाता है। काइंड ऑफ रियल का ये मतलब हो गया कि मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको वेज मिल रहा है। ठीक, चौथा कह रहा है हायर परचेजिंग पावर, जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी हो सकता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा तब तो पैसे कम आएंगे ना मार्केट में, तो उससे तो होगा नहीं। अब पहला सही आपका, दूसरा सही और चौथा सही, तीसरा आपको सोचना है। अब जो सोचना है उसके लिए हम बाद में देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर पहला, पांचवा आप हटा दो, पांचवा गलत है ना, पांचवा हटा दो, 1 2 4। देखो इन्फ्लेशन इंडेक्स वजह से इसलिए नहीं लगाया मैंने आपको, डायरेक्ट इसलिए नहीं बताया कि एक बार आप ऑप्शन से भी समझ लो, इसलिए नहीं लगाया जा रहा है इसको। कारण क्या, आपका रियल, मैंने आपको बताया ना, इन्फ्लेशन से इंडेक्स होगा मतलब रियल वेज आपका होगा काइंड ऑफ, उस टाइम के लिए जब आपको वेज मिलेगा वो इस टाइम पे एक टाइप का रियल वेज हो जाएगा आपका ना। आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके वेज दिया गया है, सॉरी, मतलब जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है उतना ही वेज आपको दिया गया है। सपोज करो 5,000 आपका वो था, ठीक, और 5% इन्फ्लेशन बढ़ा तो 5% आपकी सैलरी को भी इंक्रीज कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, 5250 रुपये लेके कौन से राजा बन गए आप कि मार्केट में डिमांड को ही बढ़ा देंगे। ठीक, तो सोचो आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिटेल, हाँ, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट। उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, तो हाँ कर सकते हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द निगोशिएटेड डिमांड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तीसरा कह रहा है द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ज्वाइंटली प्रोमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी जो सर्विस है ना, कौन इसको करेगा सोचो, तो बीएससी करता है इसको, क्योंकि स्टॉक का मार्केट है, तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी हाथापाई नहीं करने आता, सीधी सीधी बात बता देता हूँ मैं आपको। तो ये तीसरा तो आपका सीधा सीधा गलत हो गया, और पहला आपका बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने एक छूट दे रखी है कि हाँ आप भी आके वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक, ये नया नया प्लेटफॉर्म बना है। अब आपको एक आता है कि ये तीसरा क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा जानने की जरूरत कुछ खास इसमें है नहीं। NDSOM, ठीक, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। इसमें क्या होता है, आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है। इसमें गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है ना, जीसेक जिसको कहते हो आप, जीसेक बोलूँ तो डायरेक्ट समझ आएगा, जीसेक, इसका जो सेलिंग और परचेजिंग होता है ना, मतलब बाय एंड सेल जो होता है, कौन करेगा इसको, बैंक करेगा। प्राइमरी जो डीलर्स होते हैं, आईआईएस करते हैं, ये मतलब कौन सा, इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो करते हैं।
और ये सब लोग करते हैं, आम लोग नहीं करते, ठीक, हम आपके जैसे लोग नहीं करते। ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने कि यहाँ से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हो। तो पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा हो गया आपका गलत, ठीक। तो इससे कौन सा आंसर बनेगा आप सोच के देखो। इससे कह रहा है कि पहला दूसरा सही, बी ऑप्शन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14 नंबर। वाटर क्रेडिट क्या होता है? तो वाटर क्रेडिट इसमें कुछ आपको ये नहीं है कि मैं ऑप्शन पढ़ के बताऊँ, सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। देखो वाटर क्रेडिट क्या है, काइंड ऑफ एनजीओ है, ठीक। कहाँ पे है? एक टाइप का ये एनजीओ है और किसी कंट्री का नहीं है, ये इंटरनेशनल एक एनजीओ है। तो इसका क्या काम है कि ये कहता है ना कि जो अंडर सर्व एरियाज है, जहाँ जैसे गवर्नमेंट कहती है ना कि हम यहाँ पानी पहुँचाएंगे, मोदी जी ने बोला कि 2024 तक हर घर में टैप वाटर होगा। तो कहती है जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही, वहाँ पे हम चीज़ों को पहुँचाएंगे। वहाँ पे उन्हें कैसे पहुँचाएंगे? उन्हें हम छोटा छोटा लोन देंगे कि चलो आपको सपोज करो कि आपको लेटरिन बनवानी है, ठीक, आपको शौचालय बनवाना है, तो उसके लिए आप थोड़ा लोन ले लो। ये सब्सिडी वब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट हटाओ, शौचालय बनवाओ, थोड़ा-सा लोन लेकर के आप अपना शौचालय बनवा लो, पता नहीं सब्सिडी गवर्नमेंट कब देगी, कब नहीं देगी। और थोड़ा-थोड़ा करके आप हम 0 इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देते हैं, 0 पॉइंट समथिंग 001 करके ऐसे इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देते हैं, आप अपना बनवा करके 2-3 साल में हमें पेमेंट कर दो, ठीक। ये इनका कॉन्सेप्ट है, आप ऑप्शन पढ़ लो। पहला कह रहा है इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, सही कह रहा है ना। दूसरा कह रहा है इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च बाय अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। तो ये दोनों गलत है, इन दोनों के अंदर में इट एम्स टू इनेबल पुअर पीपल टू मीट दियर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। यहाँ पे देखो बहुत उल्टा लग रहा था कि हम लोग तो सब्सिडी पे जीने वाले लोग, ऐसे टाइप का है ना। जिसकी बात कर रहा है जिस एरिया की, सब्सिडी पे जीने वाले लोग, रूरल पीपल्स, रूरल एरिया की गवर्नमेंट कहीं नाइट जो आपकी खाद आ रही है उस पर दे रही है सब्सिडी, कहीं सिलेंडर पे दे रही है, कहीं कहीं दे रही है। तो ऐसा लगता है कि सब्सिडी, ये तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके बात कर रहा है। लेकिन ये एनजीओ इसीलिए काम कर रही है कि सब्सिडी पता नहीं कब पहुंचे इनके पास और ये डेवलप कर पाए कि ना कर पाए। तो दूसरा गलत, पहला तीसरा सही हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाँ पहला तीसरा सी ऑप्शन। 14 नंबर क्या कह रहा है? 15 नंबर, इफ इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखो यही मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया था। तो इसका काम क्या है, किसको प्रोवाइड करता है? तो लेंडिंग द गवर्नमेंट टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का ये मतलब नहीं होता, वो बैंक को देना होता है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, बिल्कुल। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखो ये आरबीआई या तो गवर्नमेंट को पैसे देता है या तो फिर किसको देता है? बैंक को। तो गलत हो गया, केवल आपका दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, R2 कोड। इसमें आपको कुछ नहीं आ रहा हो ना, तो R2 का मतलब R2 R3 आप पढ़ते होंगे, रीयूज रिसाइकल वाला सिस्टम। देखो यहाँ पे कहीं है, कह रहा है इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। इसको देखो, ये ऐसी चीज़ों को आप बार बार पढ़ के रट के नहीं जा सकते, वहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वाई इज दियर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। कॉपर स्मेल्टिंग जो होती है उसके प्लांट के बारे में। तो देखो पहले कॉपर स्मेल्टिंग क्या होती है, थोड़ा सा केमिस्ट्री है, ज़्यादा बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ। हाई टेम्परेचर पे ना जो कॉपर, जहाँ से सपोज करो जहाँ से कॉपर की माइनिंग हो रही, अब वो इम्प्योर होगा ना, प्योर फॉर्मेट में तो होगा नहीं। कॉपर के वायर आप देखते हो, अब जितने जितने सुंदर वो दिखते हैं ऐसे थोड़ी रहेंगे, मिट्टी लगी रही होगी और पता नहीं क्या कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हो। तो हाई टेम्परेचर पे इन्हें वो किया जाता है, ठीक, मेल्ट किया जाता है, फिर इनसे इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं। तो कुछ इम्प्योर चीज़ें निकलती हैं, उनको कॉपर स्लैग कहते हैं, जिसको आप क्या करते हो, खेतों में भी कभी कभी यूज कर लेते हो। और दूसरा आप ये स्टील स्लैग वगैरह के साथ में के उस पर क्या कहते हैं, ये बाई प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए रोड वगैरह पे डाल देते हो, जैसे स्टील स्लैग डाल दिया जाता है, ठीक। तो इसका काम ये होता है। तो कॉपर स्मेल्टिंग जो प्लांट्स हैं, इनका काम क्या होता है, ये यही करते हैं कि जो कॉपर की इम्प्योरिटीज़ को रिफाइन करके कॉपर को असली मतलब जो कॉपर का 100% प्योर पार्टिकल्स होते हैं उनको निकालते हैं। तो पहला, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, ठीक। अब तो कह रहा है एक तो लीथल कह रहा है, दूसरा कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब सोच लो कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या होता है पता है? ब्लू बीबी कहते हैं, उससे ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती है, शरीर आपका नीला पड़ जाता है, ठीक, शरीर आपका नीला पड़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर आपका एक टाइप की जहर के रूप में काम करता है, अगर ऐसी कोई गैस निकलेगी वो भी लीथल क्वांटिटी में, गवर्नमेंट अलाउ करेगी? में भले लगा है। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स, ठीक है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं उसमें इनटू एनवायरनमेंट में लीच करे, लेकिन वो सम की बात कर रहा है, हो सकता है कार कोई ऐसा हैवी मेटल हो, ठीक। तीसरा कह रहा है दे मे रिलीज सल्फर ऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट्स। तो मे की बात है नहीं, इसको तो आप जानते हो। तो 2-3 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। तो फर्नेस में अपने ऑयल डाला, वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकला फर्नेस ऑयल हो गया, ठीक। तो ऑयल रिफाइनरी से ही काइंड ऑफ जो आपका पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें, पहले तो आपका क्रूड होता है ना, फिर आपसे बाकी वहाँ से निकलता है अलग अलग टाइप का ऑयल। और अगला कह रहा है सम इंडस्ट्री कैन यूज इट टू इंटीग्रेट पावर। सम इंडस्ट्री, ऑप्शन सही। इट यूजेस कॉज सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरनमेंट, तो बिल्कुल करता है, तीनों सही हैं। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन
सिंपल सा है, जब ओशियन कैप्चर करता है तो ब्लू कार्बन, जब लैंड पे जो ये फॉरेस्ट वगैरह है वो कैप्चर करते हैं तो उन्हें ग्रीन कार्बन कहते हैं, ठीक। बाकी की बात अलग है। हाँ, कह रहा कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो देखो ये थोड़ा सा आप काम कर लेना, कार्बन एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, ठीक। अब आपको पता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो बचा कितना 99, तो इसे हो गया। अब इसके बाद कार्बन नहीं आता और सारी गैसेज आती हैं, तब कार्बन आता है कुछ 0.002% ऐसे कुछ करके, ठीक। ये सब है, इतना डेटा कभी आपसे पूछेगा नहीं। कार्बन कंटेन इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज में क्या होता है, और ये कह रहा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये तो साफ साफ बता दिया, बायोमास, एग्रीकल्चरल सॉइल्स, देखो ये तो आपको बता रहा है, ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द नेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल। सरफेस विदाउट सॉइल कौन सा एरिया होता है, देखो ये उस टाइम पे टफ लग रहा था, फर्न, मशरूम, मॉस, सब कुछ ऐसे लग रहे थे क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब आप शंकर आईएएस पढ़ो या अपनी ये जब जियोग्राफी की एनसीईआरटी से उसमें पढ़ो ना, तो उसमें कहते हैं कि देखो 3 टाइप का होता है ना। सबसे पहले पायनियर लैंड होता है कोई एरिया, ठीक। फिर बीच में शेयर्स आते हैं, अलग अलग सीरीज आती हैं, फिर वो क्लाइमेक्स होता है ना, क्लाइमेक्स। कोई भी सॉइल, क्लाइमेक्स सॉइल तब बनती है, तो पायनियर में क्या होता है कि कुछ भी नहीं पैदा होता है, बस इसमें मॉस, लाइकेन वगैरह पैदा होते हैं, ठीक। ये फर्न, मशरूम बाद में आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी में सीधा सीधा मॉस और लाइकेन मिलता है। जब आप टुंड्रा प्रदेश वाला पढ़ते हो ना, जो टुंड्रा क्लाइमेट है उसको पढ़ते हो, वहाँ पे आपको लाइकेन एंड मॉस मिलता है, तो ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सीधा सीधा आंसर लाइकेन एंड मॉस है, और इससे ज़्यादा तीसरा कोई नहीं होता है। आप ढूंढने की बात अलग, उसमें वही है कि नहीं, कन्फर्म नहीं हो आप, जिसको यूपीएससी ने आप पे कंफर्म कर दिया वही सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। जो मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए कौन सा आप यूज करते हो, पहले आंसर समझ लो आप। लेमन ग्रास होता है, बाकी एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है। लेमन ग्रास क्या होता है, तो लेमन ग्रास क्या होता है, इसको लेमन ग्रास ऑयल कहते हैं। इसका काम क्या होता है पता है, ये मॉस्किटो या हाउस फ्लाई वगैरह को भगाने में काम करता है, ठीक। अगला, ये कांग्रेस ग्रास क्या होती है, कांग्रेस ग्रास एक इन्वेजिव स्पीसीज है, ठीक। प्लांट है लेकिन ट्रॉपिकल अमेरिका का है, क्या है ये, ट्रॉपिकल अमेरिका, सॉरी कहाँ गया कांग्रेस ग्रास, ट्रॉपिकल अमेरिका का है ये इन्वेजिव स्पीसीज है, बाकियों को हर्ट करती है, ठीक। तो इसलिए पूछ लिया था। एलिफेंट क्या है, ये नेपियर ग्रास कहते हैं, काइंड ऑफ वीड है, ठीक, ये भी इन्वेजिव है। और नट ग्रास का आपकी क्या होती है, एक टाइप ग्रीन ग्रास है, ठीक। ग्रीन ग्रीन ग्रास है, थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज रख लो, कभी पूछे कि एलिफेंट ग्रास कहाँ की है, तो ट्रॉपिकल अमेरिका की इन्वेजिव स्पीसीज है। लेमन ग्रास क्या है, ये भी इन्वेजिव स्पीसीज है। नट ग्रास इन्वेजिव नहीं है, लेकिन एक टाइप की ये ग्रास है, ठीक, ग्रीन ग्रास जैसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ, फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इनमें से कौन कौन सा है, ठीक। इनमें क्या क्या पूछ रहा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपने साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देखो कुछ ऐसे बनता है। पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक मिनट कहाँ गया पेन, हाँ, ठीक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस। घास जमीन पे उग रही है ना, अब घास को कौन खाता है, गाय वगैरह खाती हैं, ये हर्बीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। गाय गाय को कौन कौन खाता है, शेर वगैरह खाते हैं, कॉर्निवोरस में आते हैं। जो दोनों को खाएं, मनुष्य किस कैटेगरी में आता है आप सोचो, ये कन्फ्यूजिंग है, लेकिन ओमनीवोरस कैटेगरी में आता है, ठीक। आप देखो अनाज भी खाते हो और ये भी खाते हो, तो कंफर्म नहीं है, देखो ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है स्टेटमेंट, लेकिन आप एक हिसाब से जो डिफिनेशन करी उस हिसाब से आप जाओगे तो क्या होगा, वही है ना, तो इसलिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें कौन कौन सा होता है, तो जो आपका साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स है ना, ये आपके आते हैं किसमें, प्राइमरी प्रोड्यूसर में आते हैं, ठीक। अभी प्राइमरी प्रोड्यूसर में कैसे कैसे आते हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। वो आपका काम क्या है कि रटना, कैसे, इक्विटिक फूड चेन, दो टाइप का फूड चेन होता है, अब भले टाइम लगे तो लगे, मैं बता देता हूँ, वैसे शंकर आई इसमें दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक होता है आपका टेरिटोरियल फूड चेन, दूसरा होता है इक्वेटिक। अब इक्वेटिक में क्या होता है, जो सबसे नीचे, अब यहाँ से मैं आपको टेरिटोरियल हटा दूँ, सपोज करो कि इक्वेटिक ही है। सबसे पहले आपका होता है क्या, फाइटोप्लैंक्टन होता है, ठीक। उसके ऊपर होता है जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ठीक। ये आपका हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये आपका क्या हो गया, हर्बीवोरस। जू प्लैंक्टन के ऊपर फिश होती है, और फिश के ऊपर पेलिकन होता है। पेलिकन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2022 में, आप पीवाईक्यू देखे हो तो सबसे पहले जो आपका फाइटोप्लैंक्टन हुआ, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये किसी चीज़ को खाते नहीं, इनको लोग खाते हैं, घास जैसे हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन में क्या क्या आता है ये याद कर लो, जरूरी है। आपका बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, एल्गी और कोकोलिथोफोरस, ठीक। कोकोलिथोफोरस, ये मैंने आपको एक एक बता दिया, रट्टा मार दो। अब इनको कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन, ठीक, जो उनसे थोड़े बड़े होंगे इनको खाएंगे। जू प्लैंक्टन में आपका आता है, एक मिनट कितना बर्फ करता रहूँ मैं, हाँ, आपका आता है जू प्लैंक्टन में,
आता है आपका क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन, जायंट जेलीफिश, जो बड़ी जेलीफिश होती है ना, ये भी है। जेलीफिश भी 2022 में पूछा था। तो ये सब क्या है, ये जू प्लैंकटन है। अब इनको कौन खाएगा, फिश खाएगी। फिश को कौन खाएगा, पेलिकन, जो कबूतर जैसे होते हैं ना पक्षी, वो खाते हैं। ठीक, अभी आपका एक्वेटिक फूड चेन हो गया। कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दूसरा वाला फूड चेन भी पढ़ा दूंगा, एक साथ सारा पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर हो गया, 23 नंबर, सॉरी नीचे। hedgehog, marmot, pangolin to reduce the chance of being captured by predator which of the following organism rolls up and protect their vulnerable part। अब मैं आपको बताता हूँ, जब वॉर, उससे रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, तो आपने एक सुना होगा एक वर्ड, कौन सा होता है वो, एक जानवर होता है। ठीक, तो उसने वैसे ही कुछ ये बना रहे थे अपने बॉर्डर पे, पत्थर वगैरह लगा करके। उसमें जो एनिमल होता है ना, उसके कांटे ही कांटे शरीर में होते हैं। तो जब उसके पास कोई आता तो क्या करता है, अपने ऐसे रोल सब कर लेता है कि केवल कांटे ही बाहर रहें, तो आप उसको छुओगे भी नहीं। तो जब नहीं छुओगे तो मतलब बच जाएगा वो, क्योंकि आपको डर है कांटे लग जाएंगे, और कांटे जहरीले होते हैं। ठीक, तो ऐसे ही रसिया यूक्रेन ने कुछ ऐसा बना रखा था रसिया से लड़ने के लिए। अब नाम नहीं, शायद पेंगोलिन नहीं, उसको पेंगोलिन नहीं कहते हैं, कुछ एक है उसी के नाम पे, वो टैक्टिक उसको बोलते हैं, ऐसा टैक्टिक। तो देखो इसमें क्या है ना, हेजहॉग जो होता है वो पर्क्यूपाइन जैसा होता है, इसको पर्क्यूपाइन भी कहते हैं। क्या है, इसके शरीर में कांटेदार कुछ चीज़ें होती हैं। अब जब कोई पास में आता है प्रेडेटर जो इसको खा लेगा, तो क्या करता है, अपनी बॉडी को ऐसे रोल कर लेता है कि केवल जो कांटे वो बाहर दिखें। लेकिन जो मार्मट होता है वो ग्राउंड स्क्वायरल है, उसमें तो होती नहीं है। नॉर्थ अमेरिका की है और यूरेशिया में मिलती है। ठीक, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। और तीसरा जो आपका पेंगुलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है। ठीक, क्या होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है। अब आपका इसमें आंसर कौन सा सही सही बना, तो इसमें आपका आंसर कौन सा बना, जो पेंगोलिन होता है ना, उसमें भी कांटेदार चीज़ें होती हैं। उतना नहीं होता जितना हेजहॉग में होता है, थोड़े से सही होते हैं, लेकिन फिर भी वो कांटेदार ही होते हैं। तो पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये भी अपनी बॉडी को रूल कर लेता है अगर इसके आसपास कोई आता है जो प्रे करे इसको, मतलब काट खा जाए प्रेडेटर। ठीक, लेकिन मॉर्मट जो ग्राउंड स्क्वायरल है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इसको ऐसे करो कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आप सपोज करो कि कुछ नहीं आता, फिर कैसे करोगे। तो पहला क्या कह रहा है, इट वाज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2014। पता नहीं। इट इंडोर्स्ड अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। ऐसी कोई टाइमलाइन आज तक बनी है कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट को एंड कर दिया जाए? अभी तक आपने सुना है, अगर आप पढ़ते होंगे सिंसियरली तो आपको नहीं पता होगा। तीसरा कह रहा है, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। ठीक, आपने कहीं सुना है कि कोई ऐसा, अगर लीगली बाइंडिंग होता तो कोई साइन करता? दो ही हैं लीगली बाइंडिंग, एक आपका वो वियना वाला जो था, मॉन्ट्रियल वाला, सॉरी मॉन्ट्रियल वाला जो था, और एक ये जो होता है बायोडाइवर्सिटी वाला होता है, नागोया प्रोटोकॉल। सब पे बाइंडिंग ये भी नहीं है, लेकिन ये सब पे, मॉन्ट्रियल वाला सब पे बाइंडिंग है। बाकी एनएफसीसी, क्योटो, ये सारे कोई बाइंडिंग नहीं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि बाइंडिंग है। जो आपका ये पेरिस क्लाइमेट वाला हुआ था 2015 वाला, ये भी बाइंडिंग नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं। ठीक, तो ये बाइंडिंग हो सकता है, नहीं है ना बाइंडिंग। और अगला कह रहा है, इट इज़ इंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज। गवर्नमेंट ऑफ बिग कंपनीज, सॉरी गवर्नमेंट्स एंड बिग कंपनीज। भाई बिग कंपनीज ही तो फायदा उठा रही है इसका। तो वो क्या कहेंगे कि नहीं, हम ये क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को खत्म करना छोड़ देंगे अब, और सबको छोड़ो, कम्युनिटीज़ क्यों साइन करने आएंगी यार? कौन पूछता है आज के टाइम पे इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ से कि तुम यहाँ के फॉरेस्ट को काटो कि नहीं काटो? ये डिक्लेरेशन हो रहा है कहाँ पे जा करके, यूएस में। और कोई पूछने आएगा इसको कि नहीं, ऐसा वहाँ पे कोई जाएगा कि इंडिजिनियस कम्युनिटी, इंडिया की कम्युनिटी को कोई बुलाएगा? हो सकता है कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। और अगला क्या कह रहा है, इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन। अगर थोड़ा सा आपको पता हो तो इन्वायरमेंट को रिलेटेड लेकर कोई ऐसा जो बहुत टफ कुछ ऐसा बने ना कोई लॉ, तो इंडिया हमेशा अपोज करता है। क्यों कहता है, आप लोग तो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर ले गए, पहले पूरी दुनिया का फॉरेस्ट काटा है, खूब सारा ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया, अब हमसे कहते हो कि तुम मत करो। तो इंडिया इसके अगेंस्ट रहता है। ठीक, अब केवल आप बाकी सारा छोड़ दो, केवल 2 नंबर और 5 नंबर को हटा दो, इतना तो आपको पता होगा। अब इन दोनों को हटाने के बाद आपको क्या आंसर मिलता है, ये आप देख लो। 5 नंबर हटाया आपने और यहाँ से 2 हटा दिया, 3 और 4, मतलब कम्युनिटी को साइन किया, कम्युनिटीज़ हैं इसमें, बिल्कुल हैं। तो इट इंडोर्स द ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड, सॉरी कौन कौन सा हटाना था मुझे, 2 हटा दिया मैंने और 5 हटा दिया। तो 2 और 5 हटाने के बाद बचा क्या, 3 और 4 बचा ना। तो 25 का आपका बी हो गया। हाँ, तो यही है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट में नहीं शामिल हुआ था, साइन हुआ था। ठीक, तो आपको नहीं भी आता है तभी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इजीली, केवल आपको एलिमिनेट करना। हो सकता है देखो कम्युनिटी आ गया, इसीलिए मैं कहता हूँ जरूरी नहीं कि आपका सोच हर वक्त सही ही रहे। बिना किसी आंसर के मैं आपको ये सॉल्व करके बताया हूँ कि कैसे आप कर सकते हो।
जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा हो कि ये वाला ट्रिक मेरी सही लग रही है, उसी को लगाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये साइंस का क्वेश्चन, मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम आर जनरेटेड एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है, जब ब्रेक लगाते हो आप मोटर व्हीकल्स में, उनसे होता है। दूसरा होता है आपका इंजन ऑफ मोटर व्हीकल से होता है, ठीक, क्योंकि दोनों ही मोटर उसी में लगे हैं, ठीक। लेकिन ना आपका टेलीफोन लाइन से होता, ना ही माइक्रोवेव स्टोव जो विद इन होम्स होते हैं उनसे होता, ठीक। इसका सीधा सीधा आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ घूमने की जरूरत है नहीं, बहुत अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका 25 नंबर का बी वाला हो जाता है, 1 2 4, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर। देखो दूसरे वाले उस वाले क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डीप बहुत ज़्यादा नहीं बताया। कारण इसका क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप वहीं ढूंढ लेते हो, ठीक। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एक एक चीज़ देखो, जब मुझे दिखेगा कि ये साइंस का क्वेश्चन कभी रिपीट हो सकता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब कहो कुकर वाला क्वेश्चन पूछा था, इसके ऊपर लिड वाला भी आएगा। अब उस क्वेश्चन को मैं बहुत डीप जाके कि कुकर कुकर में क्या क्या होता है, वो बेकार की बातें, हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ ले, भगोना पूछ ले, ठीक। भगोना समझ रहे हो ना? तो भगोना समझो, ना तो फॉलोइंग इज फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है पता है? पानी रखे हो, उसमें कंकड़ वंकड़ है, ठीक। अब वो कंकड़ वंकड़ को खा जाए तो आपका पानी साफ, इसको कहते हैं फिल्टर फीडर। साफ साफ समझो, ठीक। जैसे किडनी वाला क्वेश्चन आया था 2022 में कि अगर ये आपका लंग्स ऑफ जो सॉरी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ये लंग्स ऑफ वर्ल्ड हैं, तो किडनी कौन सा है? तो वेटलैंड वाला आया था, तो उसमें दिया था कि फॉरेस्ट वगैरह जो उसमें से वाटर में से बाकी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं जो हानिकारक होती हैं। तो फिल्टर फीडर क्या है? तो सीधा सीधा ओएस्टर होता है, ठीक। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कैटफिश क्या होती है? इसको सेलफिन भी कहते हैं, ठीक। ये कैटफिश सेलफिन भी वो कहते हैं, इसका नाम है कि ये डेविल फिश होती है, इसको डेविल फिश कहते हैं, बाकियों को मार देती है, ठीक। ये इन्वेजिव है, ईस्टर्न घाट में मिलती है आपको, लेकिन इन्वेजिव है, इसीलिए इसको डेविल कहते हैं। जो बाहर से आएंगी ना वो आपके यहाँ को या तो खुद मर जाएंगी, अगर थोड़ी भी, देखो आप किसी कंट्री में गए, आप डर गए तो या तो मरोगे, और या तो 10 को मार के किसी जुगाड़ से भगाओगे, ठीक। और या फिर आपकी ऐसी फैमिली बन जाए। देखो कंट्री में और उसमें डिफरेंस होता है। मछलियाँ एक एक बारे में पता नहीं उनके कितने बाकी निकलते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी कंट्री में आप गए तो या तो आप डरोगे या तो आप डराओगे। जैसे आतंकवादी 3 आए ना, उन्होंने उतना डरा दिया, 28-30 लोग थे, उनके पास कुछ ऐसे हथियार थे कि उन्होंने डरा दिया। तो इनको इन्वेजिव कहते हैं, ठीक, इन्वेडर होते हैं ये। तो कैटफिश आपकी डेविल फिश है, ईस्टर्न घाट में मिलती है, इन्वेजिव है। और ओएस्टर जो होता है आपका, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं ना वाटर में, लाइक नाइट्रोजन वगैरह, उनको कंज्यूम करते हैं, तो वाटर को क्लीन करते हैं वो। ऑक्टोपस आपने मूवी वूवी में देखा ही होगा, इनका क्या काम है कि मरीन में जो क्रिएचर्स होते हैं उनको खाते हैं। ऑक्टोपस मूवी वूवी आप देखते होगे ना। और पेलिकन का मैंने भी आपको पता, अच्छा पिछले पीवाईक्यू में नहीं था ये, इसी में था 2021 वाले में था, 22 वाले में नहीं था। पेलिकन, पेलिकन क्या होता है? आप फिल्टर फीडर होता है, बताओ। वो चोच मार मार के मछली खा रहे, फिल्टर फीडर होगा वो। आपको सबसे पहले फिल्टर फीडर क्या होता है ये जानना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इंटर द साइकिल। तो जो आपका ये दोनों साइकिल है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाले, ये तो होंगे नहीं आपके। अब बचता है आपका, पूछ रहा है क्या? सरफेस से जो हो, ठीक है ना। तो आपका एक फॉस्फोरस होता है, दूसरा सल्फर होता है, इसका आंसर आपका फॉस्फोरस है, ठीक। अब बाकी 3 साइकिल मैं आपको नहीं बताऊंगा, कारण क्या है कि ये उसमें दिया हुआ है, क्या नाम, कौन सा, शंकर आईएएस वाले में। तो अगर मैं आपको ये बता दूंगा, आप रिवाइज नहीं करोगे, तो जरूरी क्या है आप इसको रिवाइज करें खुद से। नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल किस में आता है? फॉस्फोरस और सल्फर। देखो सल्फर क्या होता है? ओशियन वगैरह से निकलता है, ठीक। और सल्फर आपका ओशियन वगैरह से निकलता है। फॉस्फोरस कहाँ से निकलता है? जो रॉक्स होती है ना, जब वो इरोड होती है वहां से निकलता है। वही तो कह रहा है ना कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और बाकी आपका नाइट्रोजन कैसे निकलता है, कार्बन कैसे निकलता है, ये सब आप देखो, क्योंकि ये भी बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर, 28 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस कौन कौन से इनमें से होते हैं, ठीक। अब डेट्रीवोरस का मतलब क्या होता है? जो ऐसी चीज़ों को खाएं, जैसे कुछ मर गया है ना, उसको जब खाते हैं वो, तो उन्हें डेट्रीवोरस कहते हैं। सिंपल सिंपल समझ लो आप। तो डेट्रीवोरस में कौन कौन सा आएगा? अर्थवॉर्म क्या होते हैं? अर्थवॉर्म आपने देखा, जो जमीन पे कीड़े मकोड़े जो मिट्टी वगैरह के साथ में चलते रहते हैं। जेलीफिश, अभी आपको मैंने जेलीफिश बताया ना, जायंट जेलीफिश क्रस्टेशियन वो होता है, क्या कहते हैं उसको, फाइटोप्लैंक्टन होता है, नहीं जू प्लैंक्टन होता है जेलीफिश। तो ये तो आएगा नहीं, ये तो भाई जू प्लैंक्टन को खा रहा है ना, तो ये कहाँ से डेट्रीवोरस में आया? मिलीपेट्स होते हैं। सी हॉर्सेज काइंड ऑफ, ये ऐसे होते हैं, देखो सी हॉर्सेज ऐसे होते हैं, एक टाइप की मछली जैसे कुछ होती हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं, ठीक। आपके सी हॉर्सेज, इधर भी हॉर्स टाइप का मुंह बना रहता है, इधर भी, ठीक। तो ये सी हॉर्सेज आपके हो सकते हैं, नहीं होंगे ना, तो सी हॉर्सेज नहीं होते हैं। जेलीफिश आपका जू प्लैंक्टन है, स्मॉल फिश है, इसको नाइडेरियन भी कहते हैं, ठीक।
जिसको क्रस्टेशियन भी कहते हैं ना, उसको नाइडेरियन भी कहते हैं, याद रखना। अर्थवर्म आपका सॉइल में मिलता है, डिकेइंग करता है ऑर्गेनिक मैटर को। मिलीपेड क्या होता है, डिकेइंग प्लांट को खाते हैं। जो लीव्स वगैरह आप देखो, पत्तियां होती है, इसमें छोटे छोटे लगे होते हैं, इनको मिलीपेड्स कहते हैं। वुड लाइस आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, देखो ऐसे कुछ होता है, ठीक ऐसे एक होता है, ऐसे 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 करके आगे बहुत सारी मूंछ सी लगी होती है। पेड़ों वेड़ों में आप कभी देखो, जब पेड़ जिनके ऊपर वाली परत सड़ने लगती है, उस पे ये पाए जाते हैं। तो वुड लाइस उन्हें खा रहा है अर्थवर्म, जो सॉइल में है उनको खा रहा है। मिलीपेड्स पत्तियों को खा रहा है। लेकिन जेलीफिश और सी हॉर्सेस, सी हॉर्सेस अगर आपने पढ़ा हो तो भैया सी हॉर्सेस काइंड ऑफ फिश हैं, और जेलीफिश तो फिश है ही। तो दोनों फिश को हटा दो तो बचा क्या ऑप्शन आपके पास, यही तो आंसर हो गया ना आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 28 से 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है, द कॉमन कार्बन मेट्रिक। इसमें कुछ नहीं आपको देखना, सीधा सीधा आंसर देखना है। कॉमन कार्बन मेट्रिक ये होता है जो बिल्डिंग ऑपरेशंस होते हैं, असिस्टिंग जो कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। जो बिल्डिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, उनमें कार्बन का फुटप्रिंट कितना है, ये आपका आंसर है सीधा। ठीक, 30 नंबर की तरफ चलते हैं। Which one of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organism? नाइडेरियन, जेलीफिश को मैंने बताया ना। तो नाइडेरियन क्या होंगे, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो होते हैं आपका नाइडेरियन उन्हें कहा जाता है। ठीक, तो नाइडेरियन बनाता है कि नहीं बनाता, देखो प्रोटो फंजाई एल्गी के साथ में बनाता है, प्रोटोजोआ भी बनाता है, और नाइडेरियन भी बनाता है। तीनों बनाते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपका हो जाएगा 1 2 3, इसमें तीनों बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन आप शंकर आइए से जाके पढ़ो, बहुत जरूरी है। कह रहा है 64 योगिनी टेम्पल के बारे में बता रहा है, जो मोरेना में बना है। ठीक, कह रहा है कि इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग, आपको कुछ नहीं मालूम कैसे करना, ये देखो। इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ कच्छ कच्छापगाथा डायनेस्टी। ठीक, कच्छपगाठा डायनेस्टी जो भी रहा हो, ठीक, इनके टाइम पे बना था, नहीं बना था मुझे नहीं पता। अगला कह रहा है इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। केवल एक सर्कुलर टेम्पल है जो इंडिया में बनाया गया है। अगला कह रहा है इट वॉज मीन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द राइन। देखो जब उसने 64 योगिनी कहा ना, योगिनी माता जी लोगों को कहते हैं। ठीक, योगिनी से पहले ही पता चल जाता है कि वैष्णव कल्ट तो नहीं हो सकता है दुर्गा माँ के बारे में बात करो। ठीक, अगला कह रहा है इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीव दैट इट वाज इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। वो भी देखो गोल गोल बनी है ना पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो हाँ, ये तो सही है। अब ये तो आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आंसर में देखो, आपको नहीं आता तो क्या होगा, दूसरा हटाओ आप, नहीं तीसरा हटाओ आप। तीसरा देखो, 3 हट गया, 3 हट गया, या तो 1 2 या तो 1 4। ठीक, या तो 1 2 या तो 1 4। अब एक ही सर्कुलर टेम्पल इंडिया में होगा, ऐसा तो नहीं है ना, कई हो सकते हैं। तो ओनली भी हटाओ तो मतलब 1 4। तो क्या है, जो कच्छापगाथा डायनेस्टी थी, ये कहाँ पे थी, ये देखो। तो देखो ये 64 योगिनीज थी, जो मतलब क्या कहते हैं उनको, जो पुजारी थी, मतलब जैसे बाबा लोग होते हैं ना, वैसे जो महिलाएं होती हैं, सेंट लोग, उनकी बात करें तो योगिनी थी वो लोग। उनके नाम पे 64 मंदिर बने उसमें। एक वो जो क्या कहते हैं सर्कुलर टेम्पल बना, उसमें 64 अलग अलग मंदिर बने हैं। ठीक, तो ये किसके टाइम पे, 11वीं सेंचुरी में देवपाल थे वहाँ के, जो कच्छपागथा डायनेस्टी थी ना, उसके देवपाल जो राजा थे, उन्होंने बनवाया था। ठीक, बाकी एमपी के जबलपुर में एक 81 योगिनी का बना है, बेड़ा घाट करके। ठीक, तो ऐसे से अलग अलग मंदिर हैं। Which one of the following ancient town well known for elaborate system water harvesting management, building a series of dams and channelizing water into the connected reservoir? ढोलावीरा उस टाइम पे उसमें शामिल हुआ था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपर, तीनों आपको पढ़ने का काम है। रोपर कहाँ पे मिलता है, हरियाणा। ठीक, रोपर कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक, ये आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, बाकी नहीं बताऊँगा, बाकी का काम आपका है। तो रोपर आपका हरियाणा हो गया, कालीबंगन आपका राजस्थान हो गया, राखीगढ़ी आपका, कालीबंगन आपका राजस्थान हो गया, रोपर आपका पंजाब, गलती हो गई भाई, राखीगढ़ी आपका हरियाणा। हरियाणा में और कौन कौन से ये भी बता देता हूँ। ठीक, तो हरियाणा में आपका है मत्ताथल, सॉरी एक मिनट, मत्ताथल, बनावली, राखीगढ़ी, बालू, भगवानपुरा, सिसवल, 6 हैं। ठीक, हरियाणा में आपके। कालीबंगन में आप एक ही, कालीबंगन राजस्थान में अकेला। ठीक, और आपका जो बचता है कौन सा है, रोपर आपका पंजाब में अकेला। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा कहो तो बता दूँ इसके बारे में। जैसे अगर आप रोपर के बारे में जानना चाहो तो कुछ खास इसके बारे में डिफिनेशन है नहीं कि क्या है, किस नदी के किनारे है। लेकिन अगर कालीबंगन के बारे में आप जानना चाहो तो कालीबंगन का भी कुछ ऐसा है नहीं। थोड़ी बहुत देखो, एक जगह पे आपको प्लाऊ मिला था, एक जगह प्लाऊ फील्ड मिली थी, ये आपको खुद ढूंढना है। 1 2 होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी मैं सब आपको कराऊंगा। लेकिन 1 2 होमवर्क देने से क्या रहेगा, आपको थोड़ा सा तो याद रहेगा कि हाँ कुछ तो पढ़ा था, कुछ एक बार देख लेता हूँ। तो आपको ढोलावीरा के बारे में इसने खुद ही बता दिया क्या क्या है। और ढोलावीरा के बारे में कुछ खास अगर बताया जाए तो यहाँ पे यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो था ही, यहाँ पे डैम्स बनाए गए थे। ठीक, इम्बैंकमेंट्स होते, डैम्स बनाए जाते थे और किनारे किनारे पे इम्बैंकमेंट होता था। ये कहाँ पे था, लूनी रिवर के किनारे। ठीक, कहाँ पे है, ढोलावीरा गुजरात में है ना, तो लूनी रिवर के किनारे वैसा था। अब जैसे आपका लोथल, लोथल आपका क्या है, तो लोथल आपने कई बार पढ़ा होगा। लोथल आपका डॉकयार्ड था,
मॉडर्न डे चेस वहीं पे मिला था। भोगवा साबरमती रिवर के किनारे है। मैनचेस्टर कहते हैं उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक। अगर आपको पूछा जाए कि लार्जेस्ट आईबीसी क्या है, जो लार्जेस्ट आईबीसी तो आपका राखी गढ़ई हो जाता है, ठीक। हरियाणा में है, लार्जेस्ट आईबीसी है ये। आईबीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट जो साइट है वो कहते हैं राखी गढ़ई को। यहाँ पे टेराकोटा ब्रिक मिला था आपको, टेराकोटा ब्रिक समझ रहे हो आप, जो मिट्टी का वो होता है, ईंट होता है, वो मिला था, ठीक। तो ये एक थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। जैसे रोवर आपका सतलुज की कहाँ गया, रोवर आपका सतलुज रिवर पंजाब में उसके किनारे बसा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। इससे ज़्यादा और कुछ बाकी और क्या बताना है, आप थोड़ा बहुत खुद से भी नॉलेज कर लेना, कहाँ पे क्या मिला था। जैसे आपको हड़प्पा मोहनजोदारो भी पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, बस जितना ऑप्शन में आएगा उतना ही बता पाऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी वन ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्री और फैक्ट्रीज इन ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड थी। पता नहीं किसी पेपर में मैंने पीवाईक्यू में आपको बताया था कि नहीं बताया था, अब बता देता हूँ, छोड़ जाने दो। तो आपको अभी बताने के लिए एक सेकेंड। तो जैसे पहला ऑप्शन आपका बरोच, तो बरोच कहाँ पे, नर्मदा रिवर के किनारे 1616 में बना था, ठीक। ये और यहाँ पे अब देखो 3-4 फैक्ट्रीज थी। शायद मैंने 2022 के पेपर में आपको पढ़ाया, तो दोबारा पढ़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर पढ़ाया होगा तो मैं आपको, आप वीडियो में जाके देख लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बेसिकली। उसमें क्या है कि मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग अलग फैक्ट्रीज कहाँ पे कब कब लगी थी, ठीक। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री जो लगी थी आपकी 1616 में, कहाँ पे बताया मैंने, बरोच जो सूरत के आसपास था वहाँ पे लगी थी। 1613 में एक लगी थी, एक 1632 में लगी थी, आप बंगाल में 1651 में लगी थी। मसूलीपट्टनम में आपका शायद कुछ 1630 में लगी थी। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पीवाई, अगर एक वीडियो आप देख लेते हो तो दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। वही रिपीट करूँ मैं हर वीडियो में, तो ये सही नहीं है ना। ये आप सोच के देखो। तो देखो बरोच में आप उनकी पहली फैक्ट्री, मतलब क्या कह रहा है, फर्स्ट फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ पे लगी थी, ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न घाट पे बोला होगा ना। सर एक मिनट, हाँ देखो आप 17 सेंचुरी में, तो 1616 में ऑलरेडी 17 सेंचुरी हो नहीं गया फर्स्ट क्वार्टर, तो कहाँ पे लगी थी, बरोच में। अब सिकाकोल जो है ना, इसमें देखो ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि कौन सी जगह पे लगी थी, जरूरी नहीं कि सब पे लगी रही हो। ये नहीं है कि यहाँ भी फैक्ट्री लगी होगी बाद में लगी होगी, नहीं, फैक्ट्री नहीं लगी थी। अगर आप सिकाकोल को देखें तो आंध्र प्रदेश में ये काइंड ऑफ बुद्धिस्ट साइट है, यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगी थी। हाँ ब्रिटिश का एक डिस्ट्रिक्ट था ये, लेकिन यहाँ ये बुद्धिस्ट साइट है आपकी। यहाँ पे कलिंगा डायनेस्टी रहती थी, ठीक। कलिंगा डायनेस्टी का एक पार्ट था ये। अब जैसे आप त्रिचुनापॉली देख लो, जिसको आप आज के टाइम में क्या बोलते हो, तमिलनाडु में है आपको त्रिचुनापॉली को शायद तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, ठीक। कि तिरुचिरापल्ली अब बोलते हैं शायद, ऐसे कुछ करके, ठीक। तो ये जो है आपका तमिलनाडु में है। ये सिगार के लिए फेमस है, यहाँ का जो सिगार होता है ना वो बहुत फेमस है। यहाँ पे कर्नाटिक वॉर हुआ था, कितने टाइप की कर्नाटिक वॉर होती है आपको पढ़ना है, तीसरा होमवर्क, 4-5 होमवर्क मिलेंगे, तो आप उसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, उतना देख लो। 3 टाइप के कर्नाटिक वॉर हुए थे, पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था। उसी टाइम पे आप जल्दी जल्दी एक छोटा छोटा बना के रखा करो पेज, उसमें आप देख लो कि एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था, एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था। तो ये सब आप देखते देखते चलो, आपको काम आएगा। जैसे 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे, अगर आपको देखना ही है तो तीनों कर्नाटिक वॉर किससे रिलेटेड थे, तीनों कर्नाटिक वॉर आपका फ्रेंच और ये ब्रिटिश से रिलेटेड थे। पहला था 1740 टू 1748, ठीक। 1740 से 1748 तक था पहला। और दूसरा क्या, उसमें एक्सला चैपले की जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी, किसकी वीकर पोजीशन थी, तो इंडियन की, ठीक। दूसरे में क्या था कि कर्नाटिक वॉर हुआ 1749 से और 1754 तक, तो इंडियन की किंग जो है क्लाइंट बन गए ब्रिटिश के। और तीसरा कब हुआ था आपका 1758 से 1763। अब आप सोच रहे हो कि मैंने पहले बोला फ्रांस और उसके बाद में बार बार बोल रहा हूँ इंडिया। तो इंडिया के जो राजा थे ना, वो फ्रांस के साथ में मिल के लड़ाई करते थे, फिर हार जाते थे। फिर डुप्ले आया था, ठीक, 1758 में बैटल ऑफ वॉन्डिवार्सो, पीस ऑफ पेरिस हुई। तो डुप्ले ने क्या किया कि इतने वॉर में इतने रिसोर्सेज डाल दिए, थर्ड कर्नाटिक वॉर में, उसे वापस बुलाना पड़ा, फाइनली ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ठीक। तो ये बात है। अब ये थोड़ा बहुत आप खुद से पढ़ते रहा करो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन द अर्ली 17th सेंचुरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन द नदर्न इंडिया। 17 नहीं, 7th सेंचुरी। अर्ली 7th का मतलब होता है कि 600 से लेके 650 एडी तक, ठीक। 600 से 650 एडी तक कौन कौन राजा था। अब अगर आपने 2022 वाला देखा होगा, अगर अगर आप इसको देखते हो तो 2022 वाला क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। 2022 वाला देखा होगा तो ये ईजी हो जाएगा, ठीक। अब कैसे ईजी हो जाएगा, एक एक करके देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 34 नंबर क्वेश्चन में पहला गुप्ता ऑफ मगधा। तो मगध देखो, गुप्ता की स्टार्टिंग मगध से हुई थी, तो डिक्लाइन होगा भी तो गुप्ता मगध में तो रहेंगे ही रहेंगे ना। हर्षवर्धना से पहले की बातें कर रहा है, तो तब तक तो गुप्ता वहाँ पे रहेंगे ही ना, कि नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए तो कोई बातें नहीं है, तो वहाँ पे गुप्ता रहेंगे, ठीक। ये सही है। अगला कह रहा है परमार ऑफ मालवा।
पता नहीं पीवाईक्यू 2022 साल आपने देखा है कि नहीं देखा, 9 से 14 सेंचुरी के बीच में थे, मतलब 900 से 1400 के बीच में, ठीक। अब मालवा जो परमार ऑफ मालवा थे ना, इनके भोज परमार, उसमें आपने मिलाने को आया हुआ भोजा जो था इनका किंग था, ठीक, फेमस किंग था। अब इनको कहा जाता था कि थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ। इनको माना जाता था कि ये राजपूत क्लान के हैं, अग्निकुल इनका है, जैसे होता नहीं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऐसे इनको अग्निकुल माना जाता था, अग्निकुल के हैं, ठीक। और कौन है, ये राजपूत हैं। अब इसको स्टेब्लिश किसने किया था, मतलब परमार डायनेस्टी को, तो उपेंद्र, उनको कृष्ण राजा कहा जाता था, उपेंद्र नाम था उनका, उपेंद्र जी। और बाकी इनके जो अलग अलग राजा थे वो भोज ज़्यादा फेमस थे, जो 1010 से 1055 तक थे, और आर्ट एंड कल्चर को ही प्रमोट करते थे ये लोग, ठीक। परमार ऑफ मालवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि पुष्यभूति ऑफ थनेश्वर। तो पुष्यभूति ऑफ थनेश्वर वर्धन वंश, देखो वर्धन वंश के बारे में आप जानते हो कि नहीं, वर्धन वंश को पुष्यभूति कहते हैं। अगर आप वर्धन वंश देखोगे तो वर्धन वंश को पुष्यभूति ने स्टेब्लिश किया था, वो तो हर्षवर्धन तो बाद में आया था, पहले पुष्यभूति आया, 6-7 सेंचुरी में आपका हर्षवर्धन आया था, कहाँ पे था, हरियाणा में। फिर ये क्या कहते हैं, प्रभाकर वर्धन आता है, हर्षवर्धन बुद्धिज्म को प्रमोट करता है, तो पुष्यभूति आपको हर्षवर्धन से पता चल सकता है कि ये थे उस टाइम पे कि नहीं थे, तो बिल्कुल थे। अगला आता है मोखारीज ऑफ कन्नौज। मोखारी जो थे कन्नौज के 6 सेंचुरी में थे, ठीक। मोखारी जो आपके थे 6 सेंचुरी में थे। हो सकता है मैं बोल साफ साफ रहा हूँ, हो सकता है लिखने में यहाँ पे सही ना हो पा रहा हूँ, ठीक। तो ये आपका काम है, आप लिखते जाएं बस, ठीक। तो मोखारी जो थे 6 सेंचुरी में थे, कहाँ पे थे, कन्नौज, कान्यकुब्ज कहते हैं, जो कन्नौज आज यूपी में है उस कान्यकुब्ज कहते थे। किसने स्टेब्लिश किया था, तो ईशान वर्मन ने। क्या नाम, ईशान वर्मन ने, ठीक। अब ये क्या है, ये देव, हाँ ईशन वर्मन ने, बस इससे रिलेटेड नहीं फैक्ट्स हैं। तो गुप्ता भी था आपका, परमार नहीं था, पुष्यभूति उस टाइम पे था, मोखारी 6 सेंचुरी में थे, यादवाज ऑफ देवगिरी, यादवाज भी पीवाईक्यू वाले में थे 2022 साल में शायद। तो यादवाज ऑफ देवगिरी 12 से 14 सेंचुरी के बीच में थे, एडी में, ठीक। अब ये इनको सेनुआ डायनेस्टी भी कहते हैं, सेउना डायनेस्टी। और ये इन्होंने क्या किया था, अब देखो खिलजी, जब मैं 2022 वाले में पढ़ा रहा था अभी कोई क्वेश्चन, तो खिलजी को क्या, खिलजी ने देवगिरी को हराया था कभी, ठीक। आपने खिलजी का अगर वो देखा हो कि कहाँ कहाँ पे वो लड़ाई की थी, तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा। 12, सॉरी 1 मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, आपको ऐसे मिलेगा 1299 से कुछ 1305-6 तक, हाँ 1305-6 तक उसने अलग अलग राजाओं के ऊपर अटैक किया था, उन सबको जीता था, ठीक। तो ये आपको आंसर मिल गया यहाँ से। अब आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा और पाँचवा चाहिए, नहीं मैत्रिकाज भी रह गया ना, तो मैत्रिकाज वल्लभी में थे। वल्लभी कहाँ, वेस्ट इंडिया में, 475 से 776 तक, मतलब 475 से ये भी थे, ठीक, मैत्रिकाज। तो आपको पहला ढूंढना है, तीसरा और चौथा छठा। आपका आंसर क्या हुआ इसका, पहला, तीसरा, चौथा, छठा, मतलब ये हो गया आपका गुप्ता, पुष्यभूति और मोखारी, मैत्रिकाज। बी वाला ऑप्शन आपका हो गया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था कि इतने ऑप्शन हो गए। अगला ये सीधा सीधा भाई, ये रट लो आप, इतना कहीं आपको डिटेल बुक में मिलेगा नहीं, कोई फायदा है नहीं। पुर्तगीज राइटर, अब नूनीज की बुक कौन पढ़ने जाएगा, तो कह रहा है नूनीज ने क्या बताया था कि वुमेन जो विजयनगर एम्पायर में थी वो कौन कौन से एरिया में एक्सपर्ट थी, तो रेसलिंग में भी थी, एस्ट्रोलॉजी में भी थी, अकाउंटिंग में भी थी, सूट में भी थी, ठीक। तो इसमें चारों सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मदन पल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, पता नहीं जो एनसीईआरटी की नई वाली बुक आती है ना, पहला पेज आप कभी देखते हो कि नहीं, उसमें मदन पल्ले में जो तिरंगा बनाया था उन्होंने, किसने, पिंगली वेंकैया ने जो नेशनल फ्लैग बनाया था ना, उसके बारे में लिखा है। तो वहाँ पे लिखा है साफ साफ कि मदन पल्ले, ठीक, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप ये वाला देखना चाहते हैं तो पिंगली वेंकैया का हो गया, ये आंसर आपका यही हो गया, ए वाला हो गया 35 का, सॉरी क्या बता रहा हूँ मैं आपको, नेशनल फ्लैग ट्राई कर, नेशनल फ्लैग की बात कर रहा है ना, हाँ ये सही है आपका। 1 मिनट, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, सॉरी 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 यार, सॉरी, रियली वेरी सॉरी, कंफ्यूज हो गया था मैं उसको लेकर के। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ना नेशनल एंथम को आपको बंगाली में ट्रांसलेट किया था इसको, तो वो उस बुक में मिलता है, ठीक। वो नेशनल फ्लैग से थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसमें नेशनल फ्लैग भी बना रहता है ना बुक में, वहाँ से कंफ्यूज हो गया मैं, बुक मेरे पास अभी तो है नहीं। हाँ, तो ये जो पिंगली वेंकैया थे इन्होंने ट्राई कलर डिज़ाइन किया था, इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उसको इन्होंने कब डिज़ाइन किया था, तो विजयवाड़ा में 1921 में डिज़ाइन किया था। पट्टाभी सीतारमैया ने क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया था, विजयवाड़ा से स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया होगा, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था ये आप खुद देख लो, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाला तो हो ही गया, उनकी ये ट्रांसलेट वाला। और अगला क्या कह रहा है कि मैडम ब्लास्की एंड कोलोन लोकलाट, तो पहला जो हेडक्वार्टर इंडिया में था कहाँ पे था, अडयार, 1886 में, कहाँ पे, तमिलनाडु में, जिसको उस टाइम पे मद्रास कहा जाता था, ठीक। तो ये हो गया आपका एक एक नॉलेज स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस और वेल नोन फॉर। तो पहला बुर्ज होम, बुर्ज होम जो आपका है वो क्या है, वो आपकी न्यूलिथिक साइट्स है, किससे रिलेटेड है ये,
या ये आपकी किससे है, कश्मीर में है, और रॉक कट श्रिंक्स यहाँ पे बने, ठीक। रॉक को काट के अलग अलग टाइप की मूर्तिज बनाएंगे, कहाँ पे, कश्मीर में, नियोलिथिक साइट है। चंद्रकेतुगढ़ क्या है आपका, चंद्रकेतुगढ़, आप देखो चंद्रकेतुगढ़ क्या है, ये क्या है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल में है चंद्रकेतुगढ़ जो है आपका। और यहाँ पे क्या होता था कि ये पोर्ट सिटी है, जो टेराकोटा आर्ट यहाँ पे नहीं होता था। और गणेश्वर राजस्थान में है, और राजस्थान कॉपर के लिए फेमस है। आप सीधा सीधा आंसर इसका लगा सकते हो, कौन कौन सा, 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश चंगेज खान रीच द इंडस इन परसूट ऑफ फ्यूगिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। तो चंगेज खान कब आया था, चंगेज खान को गेगिस खान कहा जाता है। और गेगिस खान कब आया था, चंगेज खान को आपको गेगिस खान कहा जाता है, वो 1221 में आया था। और क्या उस टाइम पे कौन था, इल्तुतमिश था ना, बिल्कुल था। अगला क्या कह रहा है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर occupied मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंडस, ठीक। तो तैमूर आया था आपका 1398 में, ठीक। 1398 में आपका तैमूर आया था, 1398 में, ठीक। अब जब 1398 में तैमूर आया था, तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ पे था, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, फिर उसके बाद डायनेस्टी चेंज हो गई, तो नहीं, गलत हो गया। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया, सॉरी क्या आ रहा है ये, it was during the reign of Devaraya second Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala। तो कौन आया था बताओ, जमोरिन था ना उस टाइम पे राजा। सिंपल सिंपल सी नॉलेज से आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो इसमें। जमोरिन उस टाइम पे राजा था, तो आपको इतना याद रखना। आप देख लो कौन सा सही कौन सा गलत है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अगला कह रहा है सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसस ऑर्डर। तो सही है, ठीक। ये फ्रांसिस जेवियर जो थे स्पेन के थे, जिन्होंने जीसस ऑर्डर स्टार्ट किया था। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड चर्च डेडिकेटेड टू हिम देयर। तो एक चर्च डेडिकेटेड तो है, लेकिन इनकी डेथ जो हुई थी ना, वो चाइना के एक प्रोविंस है, पता नहीं क्या, जिंजुआन करके है, वहाँ पे डेथ हुई थी इनकी, ठीक। और द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। तो सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसको कहते हैं 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मतलब पहला तीसरा सही। विथ रिफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मिताक्षरा और वो दो के बारे में पूछा इसमें, एक कह रहा है मिताक्षरा और दूसरा कौन सा है, दया भागा। पहला ऑप्शन देखो, मिताक्षरा वाज अ सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भागा वाज अ सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। छोड़ो, पता नहीं किसके लिए है। इन मिताक्षरा सिस्टम द सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ फादर। दया भागा सिस्टम इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर दैट द सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी। कह रहा है, अब देखो अगर आपको नहीं आता तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, ठीक। मिताक्षरा सिविल लॉ है अपर कास्ट के लिए, और दया भागा सिविल लॉ है लोअर कास्ट के लिए। कह रहा है मिताक्षरा जो है वो कहता है सन कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर वेयर एज द दया भागा सिस्टम इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। अब सोचो, जो छोटी कास्ट होती हैं उनके यहाँ क्या होता है, पहले बंटवारा वाला जो सिस्टम था जल्दी था, वो क्लेम कर लेते थे कि इतनी ज़मीन आपकी है तो इतना मेरा हिस्सा बन रहा है, मुझे दे दो। लेकिन इसमें क्या होता था, जो अपर कास्ट होते हैं, ये मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको, जो अपर कास्ट होते हैं उसमें क्या होता है, अभी भी आपको आसानी से नहीं मिलता। अब तो धीरे धीरे किसी में वो न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो अपना अपना हिस्सा उस्सा लेने लगे हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा, ठीक। ये कोई गवर्नमेंट का लॉ नहीं है, जो पहले बने बनाए रिचुअल्स थे उनकी बात कर रहा है वो, ठीक। तो अगर ऐसा है तो मिताक्षर अपर कास्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि अपर कास्ट क्लेम कर सकते हैं राइट को, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, पहले पहले दूसरे में से एक ही सही हो सकता है। तीसरा क्या कह रहा है, द मिताक्षरा सिस्टम डील विद द मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर ओनली ऑफ द फैमिली, वेयर एज दया भागा सिस्टम डील द मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल एंड फीमेल मेंबर फैमिली। अब सोच लो आप, अगर आपको हिंदू राइट एक्ट याद हो आपको, 1856-55 का कब का है ये हिंदू राइट एक्ट, ये आपका है 1900 सॉरी, हिंदू हिंदू कुछ एस सॉरी HSA एक्ट करके कुछ है वो ना, 1956 में बना था ये। तो इसमें फीमेल को दिया गया था, कि बाद में इसको दो ये HSA एक्ट आया था, हिंदू राइट एक्ट क्या करके इसका नाम था, 1956 में बना, तो 2005 में इसको अमेंड करके कहा गया कि फीमेल को भी मिलना चाहिए। उतने पहले फीमेल को बात करने देते थे, वही बड़ी बात है, कहाँ से फीमेल आएगी भैया। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, तो ये गलत हो गया। तीसरा हटाओगे, या तो 2 या तो 1 2। अब मैंने आपको बोल दिया था कि 1 2 में से एक ही सही होगा, तो आंसर क्या होगा आपका 2। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको पढ़ा भी देता हूँ। ये मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ ना आता तो कैसे करेंगे। तो देखो क्या था ना, कि मिताक्षरा जो था आपका और दया भागा, ये हिंदू के कॉन्सेप्ट थे, ना कि किसी कास्ट के, ठीक। और मिताक्षरा कहता था कि जो अपर कास्ट हैं उनमें जब फादर की डेथ हो जाएगी उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक। और जो दूसरा वाला है दया भाग, उसमें कहते हैं कि फादर के रहते हुए भी लोअर कास्ट, मतलब फादर के रहते हुए भी लोअर कास्ट नहीं, फादर के रहते हुए भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा है मिताक्षरा और दोनों, ये दोनों डील करते हैं केवल मेल से रिलेटेड, ठीक। बाकी उससे दोनों से, उस फीमेल से कोई नहीं वो करता है, ठीक। तो ये बातें इसमें कही गई थी। ये बेसिकली प्रॉपर्टी राइट के बारे में कहा गया है, बाय बर्थ आपको मिल जाता है। और
ये दया भाग वाला बात कर रहा है, और फादर्स के लाइफ टाइम में ही आपको मिल जाता है। तो ये इतनी बात बाकी मैंने आपको बता ही दी कि बाद में एक हिंदू क्या है स्पेशल राइट कौन सा आया था, हिंदू स्पेशल राइट एक्ट शायद, हाँ इस हिंदू स्पेशल राइट एक्ट 1956 बन के आया, जो 2005 में अमेंड हुआ, फिर वो बन के आया कि फीमेल को भी मिलेगा। तो इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी टाइम शायद आज लग रहा हो गया है, ये वीडियो बड़ा बन जाएगा। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तमल्ला और क्षेमेश्वरा कौन कौन से? तो ये सब प्ले राइट हैं, ठीक, ये प्ले राइट्स हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूँ, तो बताने के लिए ये है कि जो भावभूति हैं उनकी बुक का नाम, एक का नाम मालती माधव है, एक का नाम मालती माधव है, मालती माधव। दूसरा है महावीर चरित, ठीक। और तीसरा क्या है? उत्तर राम, ठीक, उत्तर राम जो होते हैं ना, उत्तर राम, मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर राम। बाकी हस्तिमल्ला का, क्षेमेश्वरा का नारमा माला है, क्षेमेश्वर जो है इनका नारमा, हिंदी में भी लिख देता हूँ, नारमा माला, ठीक। हस्तमल्ला की कोई ऐसी बुक मिली नहीं, ठीक। वो और ये जो इनकी है मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, ये तीनों भावभूति के हैं, कभी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए याद कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? द मॉन्टेग्यू चेम्स फूड रिफॉर्म 1919 रिकमेंडेड द ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल वुमेन एबव 21 एज। ये आया था कभी? भैया जब देश आज़ाद हुआ तभी उतने सही से नहीं आया था, ठीक। अलग अलग कंट्री में डिबेट हो रही थी। हाँ, जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारा वो बना संविधान, तो उसके बाद मिल गया था, ठीक, सबको 21 के एबव में। बाकी आपका 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 18 साल के लिए बोल दिया गया, लेकिन मॉन्टेग्यू में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन द रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। तो दिया था ना, जिसमें वो कौन सा एक्ट आया था, कौन सा अवार्ड था वो, क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड अवार्ड, जो था आपका 1935 में आया था। तो ये हो गया आपका दूसरा, केवल सही हो गया। विद रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942 इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसी पेपर में मैंने डिस्कस करवा दिया था कि जो वो आया था क्रिप्स मिशन, वो मार्च 1942 में आया था, ठीक। वो मैंने आपको 8 अगस्त से करवा दिया था, वो गलत था, मार्च 1942 में आया था, ठीक। इसमें तो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1942 8 अगस्त को, ठीक। इसमें क्या था, ये बॉम्बे में लॉन्च हुआ था, और इसको अगस्त ऑफर, दूसरा ऑप्शन जो आपका है, कह रहा वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक्सपेंड करना चाहते थे, अगस्त ऑफर आपका आया था 8 अगस्त 1940 को, अगस्त ऑफर आया था आपका 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर, मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक। और इसमें और ऑप्शंस क्या हैं? द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन 7 प्रोविंस 1939 में किया था, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्रिप्स प्रपोज इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस व्हेंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। तो आपको पता ही क्रिप्स मिशन का बात बता ही दी मैंने आपको, मार्च 1942। कह रहा है कि सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन किसने लिखा था, ट्रांसलेट किया था? जो एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक है इंग्लिश में। तो जब गांधी जी येरवाड़ा जेल में थे ना, येरवाड़ा जेल में 1930 में जब गांधी जी थे, तो वहीं पे उन्होंने ट्रांसलेट किया था। अब बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, इनके बारे में एक दो पॉइंट नहीं बताए जा सकते, ये प्रॉपर सिलेबस के पार्ट ही नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं वो बता रहा हूँ आपको जो आप कहीं से नहीं पढ़ पाओगे या छूट गया, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक। अगला कह रहा है कि ये जो ऑर्डर है, सेंडिंग ऑर्डर में मिडिएबल टाइम में किन्हें किन्हें रखा जाता था? परगना सरकार सूबा। तो आप अगर सोचो, अगर आप कहीं पे रहते हो गाँव में, ठीक, तो कहते हैं इतने गाँव का ये परगना है, ठीक। और सूबा क्या होता है? सूबा जिले को, सॉरी, जो स्टेट होता था उसको सूबा कहते थे। सरकार आपका छोटा एरिया होता है, तो सरकार, सूबा, फिर परगना आपका आता है इसका आंसर, ठीक। परगना सरकार सूबा नहीं आता, सरकार परगना सूबा, तब आपका आंसर, तभी ऑप्शन है आंसर इसका 45 का, ठीक। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है यार मुझे, देखना पड़ेगा क्या ये, परगना सरकार सूबा होता है कि सूबा सरकार परगना होता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, इसलिए मैं बिना देखे नहीं बताऊंगा आपको। एक मिनट बस वेट कर लो, थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। सूबा सरकार परगना था, मतलब पर क्या है, परगना सूबा सरकार था ये। अब पता नहीं, बुक को खोलनी पड़ेगी मुझे कहीं जा करके। ये आप आंसर में देख लेना, आंसर की आप डाउनलोड करके कभी देख लेना, शायद इसको मैं भूल गया हूँ। सूबा तो पता है, सूबा तो सबसे बड़ा होता है, और शायद ये सरकार परगना सूबा होता है, ठीक। सूबा सरकार परगना, हाँ ये है आपका आंसर, ठीक। आपका आंसर ये पहला, परगना सरकार सूबा होता है, ठीक। क्योंकि उल्टा मुझे याद है, सूबा सरकार परगना ऐसे होता है, तो ये ऐसे याद है, ठीक। परगना सरकार सूबा, सबसे छोटा परगना होता है, फिर सरकार डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सूबा आपका प्रोविंस हो जाता है। उल्टा याद कर रहे हो कि सीधा करने में दिक्कत हो जाती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी ऑफ हिंदू फीमेल स्कूल व्हिच लेटर केम टू बी नोन एज द बेथ्यून फीमेल स्कूल? जेईडी बेथ्यून थे, ठीक। पता नहीं उनका फुल नाम क्या था, जेईडी बेथ्यून। इन्होंने जो वुमेन कॉलेज बनाया था, ठीक।
क्या बनाया था इन्होंने? वुमेन कॉलेज बनाया था 1849 में। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी जो थे इसके सेक्रेटरी बनाए गए थे, ठीक। बाकी सरोजिनी नायडू, देवेंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, इनके बारे में आपको पूरा पूरा पढ़ना चाहिए। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थे, 1916 में क्या बनी थी, और क्या कहते हैं उसको, जो इन्हें होम रूल स्टार्ट किया था पूरे इंडिया में था, एक्सेप्ट जहाँ जहाँ पे वो चला रहे थे, उनका क्या नाम, तिलक जी जहाँ जहाँ चला रहे थे उनकी जगह को छोड़ के बाकी सब जगहों पे था, ठीक। फिर ये कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1916 में ही बनी थी शायद, नहीं 1916 में तो वो थे एम कुछ करके उनका नाम, हाँ एम कुछ करके उनका नाम था, ठीक, वो थे। तो आप देख लो ये कब बनी थी, इसकी प्रेसिडेंट, कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी, ये सब आप देख लो। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा पढ़ लो, सरोजिनी नायडू के बारे में, क्योंकि ये पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आपको आना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन कौन थे? तो ये सीधा सीधा इंडियन नेशनल आर्मी के जो उन्होंने बनाया था ना सुभाष चंद्र बोस जी ने, उसके सबके कमांडर थे, अलग अलग जो उसमें बटालियन होती है उसके कमांडर थे। इनको क्या 1945-46 में जब लाल किले पे सजा होने लगी इन लोगों को, तो पूरे देश में आक्रोश आ गया। फिर इन्हें पहले इन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया, बाद में कम्यूट किया गया उसको, ठीक, रिमिशन दिया गया था। तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्मी ऑफिसर थे लोग। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निजामत ऑफ अरकट इमेज आउट ऑफ हैदराबाद, ठीक। कह रहे निजामत ऑफ अरकट जो थे, तो अरकट निजामत जो कर्नाटक का था, अरकट को कर्नाटक कहते हैं, ठीक। निजामत ऑफ अरकट जो था कर्नाटक में था, तो हैदराबाद से नहीं निकले थे, ये खुद एक अलग सल्तनत थी। मतलब जब वो टूटा था ना, क्या कहते हैं, मुगल एम्पायर, तो ये अलग से ही निकले थे, ये अरकट वरकट से नहीं निकले थे, सॉरी हैदराबाद से नहीं निकले थे, ये खुद अकेले डायरेक्टली मुगल एम्पायर से अलग हुए थे। मैसूर ऑफ कहाँ गया, मैसूर ऑफ किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर से ये लोग निकले थे, बात सही है। अगला कह रहा है रोहिला खंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। तो रोहिला खंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। तो ये क्या कह रहा है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो आपके पहला गलत होगा, पहला हटाओ आप। अब या तो दूसरा, दूसरा तीसरा या तीसरा। तो मैसूर किंगडम तो विजयनगर एम्पायर से आपको सही पता है। लेकिन जो आपका ये है ना दाऊद खान, अहमद शाह दुरानी जानते हो कौन है? अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना, उसी को अहमद शाह दुरानी कहते हैं। तो अहमद शाह दुरानी उनानी ये सब किंगडम उंगडम नहीं बनाया था, वो आता था, लड़ाई करता था, भाग जाता था तुरंत, ठीक। तो किसने बनाया था? अहमद शाह दुरानी के जो शायद भतीजा भतीजा क्या था वो, दाऊद खान ने, उसने बनाया था, ठीक। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया? केवल दूसरा सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजंता केव गॉर्ज ऑफ वगोरा रिवर पे है, तो नितिन सिंघानिया में साफ साफ दिया गया, सही है, ठीक। आपका नितिन सिंघानिया में साफ साफ दिया गया, सही है। अगर कह रहा है पांडु लेना नहीं, सांची स्तूप लाइव इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, सांची स्तूप चंबल रिवर पे है क्या? तो सांची स्तूप चंबल रिवर पे है, नहीं है, बेतवा पे है, ठीक। और अगला क्या कह रहा है कि पांडु लेना केव श्री, देखो बेतवा पे है नहीं, बेतवा के आसपास है, ठीक। बस ये मैं आपको रिवर के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, आए तो बेतवा के आसपास है, ना कि बेतवा रिवर के किनारे, ठीक। अजंता केव तो है वो गोरा रिवर के किनारे। तीसरा क्या कह रहा है, पांडु लेना केव श्री लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, तो नहीं, नासिक, नासिक में, नासिक में कौन सी, गोदावरी रिवर, ठीक। अगला क्या कहा है, अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर, तो नहीं, कृष्णा रिवर। अमरावती कहाँ पे है? अमरावती आप देखो जाकर के, तो आपको पता चलेगा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अमरावती ना। तो वहाँ पे तो गोदावरी कहाँ से, वहाँ पे तो कृष्णा जाएगी ना, ठीक। तो ये सब। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, शायद वीडियो बड़ा बन के आया है, ठीक, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी और बातें हमने कर ली थी, कुछ जो एथिकल होती हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा सा, इसीलिए मैं पीडीएफ में नहीं बनाता यार, पीडीएफ में वीडियो बड़ा हो जाता है, वैसे स्लाइड में आप हटाते जाओ, उसमें ये सब रफ अप करने वाला सिस्टम नहीं होता। मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो इसका जो 50 क्वेश्चन होगा पीडीएफ में नहीं बनाऊंगा। एक बार मैं ट्राई करना चाह रहा था, ट्राई कर लिया, बस इसके बाद नहीं। 21 जैसे फरवरी डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ, तो यूनिसेफ ने नहीं, यूनेस्को ने किया था। क्यों किया था पता है? 1952 में जब बांग्लादेश में जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो बांग्लादेश भी उसी का पार्ट था। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि बांग्लादेश में बंगाली को लैंग्वेज बनाओ, कि हमारी एक नेशनल लैंग्वेज होगी। तो उनकी डेथ हो गई थी, उसके लिए यूनेस्को ने कहा कि नहीं अब इसको ऐसे डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन कब कहा, ये बाद में बात हुई 1992 में, इसको ये बात रखी गई। यूनेस्को ने 1992 में कहा कि अब इसको ऐसे दिन को हम मदर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज के नाम से इसको हम डिक्लेयर करते हैं। डिमांड द बांग्ला हैज़ टू बी द वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो वही कह रहा है ना, बांग्ला लैंग्वेज को पाकिस्तान असेंबली में कहा गया था। तो बात सही है, दोनों सही है। ये क्या हुआ, पहला क्वेश्चन जो था ये दूसरे वाले से लिंक था, दूसरे की नॉलेज आपको तो पहला आ जाएगा, ठीक। तो बस इतना ही आंसर था इसका। अब आंसर आप देख लो कौन सा है, दूसरा केवल आंसर होगा, क्योंकि पहला तो यूनेस्को ने किया था ना 1999 में, ठीक। अब आपका 50 क्वेश्चन हो गया, वीडियो बड़ा बन गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर से हम स्लाइड वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ऐसे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक। थैंक यू। और यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को आप सब्सक्राइब करें, यूपीएससी
अनस्क्रिप्टेड, या यूट्यूब चैनल का भी नाम है और टेलीग्राम का सेम नाम है। दोनों में आप जाकर के चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। आप वीडियो देखते रहें क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। थैंक यू।